Hello students, let's start with the new topic in elasticity. आप में से कोई भी ये वीडियो को पहली बार देखने आ गए हैं तो इससे अच्छा होगा कि आप इलास्टिसिटी के प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट वीडियो से देखना स्टार्ट कीजिए. एंड दिस इज फोर्थ वीडियो ऑफ इलास्टिसिटी. ओके, फर्स्ट वीडियो से देखेंगे तो समझ में आएगा. और कुछ मान लीजिए पहले से इलास्टिसिटी बहुत कुछ जानते हैं और यहाँ पे आगे तो फिर उनको दिक्कत नहीं होगी, फिर वो कर सकते हैं. बट आइडियली क्या होता है कि आप फर्स्ट वीडियो से देखिए. 4-5 वीडियोस होते हैं, इसमें 6 वीडियो होंगे या 5 वीडियो होंगे, वो आप आसानी से देख सकते हैं. ओके, अभी तक हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियोस में जो कवर किया है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन एंड पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को रॉड स्प्रिंग के फॉर्म में कब एक्ट करता है, कब नहीं करता है, एक्सेट्रा, इसकी भी डिस्कशन हो चुकी है. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. बेसिकली ये थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ये डिपेंड करता है कि आपके प्रोफेसर आपको कहाँ पढ़ाते हैं. कुछ लोग थर्मल एक्सपेंशन वाले पार्ट में डिस्कस कर लेते हैं, कुछ लोग यहाँ कर लेते हैं. अब जहाँ भी कर लीजिए आप. ओके, चलो स्टार्ट कर देते हैं. थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. ये मैं बात कर रहा हूँ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का ही ये पार्ट है. ओके, जैसे मैंने एक स्मूथ सरफेस पे एक रॉड ले लिया जिसकी लेंथ L है, इसकी यंग्स मॉडुलस Y है, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है एंड इसका कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा है. तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन स्पेसिफिकली बोलूं तो अल्फा है. ओके, और मैंने कहा कि ये टेम्परेचर T पे है और इस रॉड की टेम्परेचर को मैंने डेल्टा T से इंक्रीज कर दिया. इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय डेल्टा T. Okay, and then we need to find out strain and stress in the rod. Strain and stress in the rod. Okay, तो आप लोग जानते होंगे थर्मल एक्सपेंशन में डेल्टा एल इंक्रीज, ऑब्वियसली टेम्परेचर आप बढ़ाए हो तो लेंथ तो रॉड की बढ़ जाएगी. कितने से बढ़ जाएगी? तो डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी. डेल्टा एल इज इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द रॉड, एल इज initial length of the rod, alpha is coefficient of thermal expansion, coefficient of linear expansion, and delta T is increase in temperature of the rod. अब यहाँ से आप डेल्टा एल अपॉन एल निकालते तो आप कह सकते थे अल्फा डेल्टा टी हो जाता. ओके, यहाँ तक समझा आपको? अब मैंने पूछा कि बताओ इस रॉड में टेम्परेचर तो इंक्रीज कर दिया. जब टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो अब टेम्परेचर क्या होगी रॉड की? T प्लस डेल्टा टी, राइट? T प्लस डेल्टा टी. मैंने आपसे पूछा टेम्परेचर T प्लस डेल्टा टी पे इस रॉड में कितनी स्ट्रेन है या कितना स्ट्रेस है, दोनों पूछ लिया. स्ट्रेन कितनी है, स्ट्रेस कितनी है. तो मैंने आंसर लिख दिया, भाई नहीं, आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दिए तो भी इस केस में लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन जीरो ही रहेगा और लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस जीरो ही रहेगा. ऑब्वियसली स्ट्रेन जीरो होगा तो स्ट्रेस जीरो होगा ही, बिकॉज हम लोग जानते हैं स्ट्रेस इज यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन. इफ स्ट्रेन जीरो होगा तो स्ट्रेस तो जीरो होने ही वाला है, क्योंकि हम लोग सीक्वेंस भी जानते थे. एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स चाहिए, वो आता है तो स्ट्रेन आता है, स्ट्रेन आता है तो इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स आपस में इधर उधर थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं और रीस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है और आप कहते हैं स्ट्रेस आ गया. तो स्ट्रेन जीरो होगा तो स्ट्रेस जीरो होगा ही होगा. ओके, यहाँ तक क्लियर आपको? चलिए, लेकिन आप कहेंगे सर आपने तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ाया था डेल्टा एल अपॉन एल और यहाँ पे निकालते हो आप डेल्टा एल अपॉन एल अल्फा डेल्टा टी और कहते हो स्ट्रेन जीरो है. ये कैसे है? और आपने कह भी दिया कि टेम्परेचर बढ़ाए हो तो डेल्टा टी तो जीरो होगा नहीं और किसी मटेरियल के लिए अल्फा जीरो होता नहीं है. तो यहाँ को मैं देख रहा हूँ तो यहाँ तो नॉन जीरो दिख रहा है और आप यहाँ करोगे सर स्ट्रेन जीरो है. ये कौन सी बात है? समझाओ जरा अच्छे से. तो मैं समझाता हूँ. देखिए, टेम्परेचर टी पे इस रॉड की लेंथ क्या होनी चाहिए थी? इस रॉड की नेचुरल लेंथ क्या होनी चाहिए थी? एल. टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया, अब टेम्परेचर होगी टी प्लस डेल्टा टी. इस पे इस रॉड की नेचुरल लेंथ क्या होनी चाहिए थी? एल प्लस डेल्टा एल होनी चाहिए थी. आपने टेम्परेचर जब इंक्रीज कर दिया, इस टेम्परेचर पे इसकी रॉड की लेंथ कितनी होनी चाहिए? एल प्लस डेल्टा एल होनी चाहिए. है कितनी? एल प्लस डेल्टा एल है. तो क्या इस रॉड की लेंथ उस टेम्परेचर पे जितनी होनी चाहिए उससे कम है या उससे ज्यादा है? उतनी ही है. ध्यान से समझो, उस टेम्परेचर पे इस रॉड की लेंथ कितनी जितनी होनी चाहिए उतनी है या उससे ज्यादा है या उससे कम है? आपको सर T प्लस डेल्टा टी पे इस रॉड की लेंथ तो L प्लस डेल्टा एल ही होनी चाहिए थी और इतनी ही है. तो बताओ उस टेम्परेचर पे T प्लस डेल्टा टी पे इस रॉड की लेंथ जितनी होनी चाहिए थी उससे कम है या ज्यादा है? उतनी ही है.
आप कहोगे कितनी चेंज हुई लेंथ की, 0 हुई। मतलब दो अलग अलग टेम्परेचर से कंपेयर नहीं करते स्ट्रेन निकालने में, उस टेम्परेचर पे, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देखते हैं कि रॉड की कितनी लेंथ होनी चाहिए, उससे कितना कम या ज्यादा है। ठीक है, इस टेम्परेचर पे इसकी रॉड की लेंथ इतनी होनी चाहिए और इतनी ही है। ओके, तो हम लोग कहेंगे स्ट्रेन 0 हो गया सर, जितना लेंथ होना चाहिए था उतना ही है। तो हम लोग क्या लिखते थे, चेंज इन लेंथ अपॉन नेचुरल लेंथ एट गिवन टेम्परेचर। तो चेंज इन लेंथ तो 0 हो गया है ना, तो आप चेंज इन लेंथ 0 हो गया तो आप कहेंगे कि स्ट्रेन भी 0 हो गया, तो इसलिए मैंने स्ट्रेन 0 लिखा। मीन्स आप दो अलग अलग टेम्परेचर पे लेंथ को कंपेयर करके स्ट्रेन नहीं निकालते। ओके, स्ट्रेन नहीं निकालते ऐसे। ओके, तो हम लोग कह देंगे एट टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T स्ट्रेन इज 0। स्ट्रेन 0 हो गया तो स्ट्रेस 0 होगा ही। अच्छा, ऐसे भी समझो, मैंने पहले से बताया हुआ, रॉड में स्ट्रेन आता कब है, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स होना चाहिए। इसमें बताइए भाई, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग मैकेनिकल फोर्स कौन है, कोई नहीं है। देयर इज नो एक्सटर्नल मैकेनिकल डिफॉर्मिंग फोर्स इज देयर अलोंग द लेंथ, कोई भी एक्सटर्नल मैकेनिकल फोर्स नहीं है। तो आप कहोगे जब डिफॉर्मिंग फोर्स ही नहीं है सर, तो स्ट्रेन कहाँ से आएगा, और स्ट्रेन नहीं होगा तो स्ट्रेस कहाँ से आएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन में गया। चलिए आगे बढ़े। कॉमन मिसकंसेप्शन क्या होता है, स्ट्रेन कितनी है, अल्फा डेल्टा टी, ये गलत हो जाता है, ये स्ट्रेन नहीं होता है। ओके, चलिए क्यों मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि पहले जब हम लोग कोई भी क्वेश्चन करते थे तो आप देखो टेम्परेचर चेंज होता ही नहीं था, तो मैं डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल लिखा जा रहा था, राइट। अब यहाँ पे मीनिंग समझिए, किसी एक टेम्परेचर पे जो लेंथ होनी चाहिए उस लेंथ से कितनी कम या ज्यादा है, उसे हम लोग ऊपर लिखते हैं, और अपॉन उस टेम्परेचर पे जो लेंथ होनी चाहिए उसे नीचे लिखते हैं, और उनके रेशियो को स्ट्रेन कहते हैं। यहाँ पे स्ट्रेन 0 है। ओके, चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो आप फिर से मैं याद दिला देता हूँ, जब भी क्वेश्चंस आपको डिस्कस हो गया इसके बाद पॉज कीजिए, अच्छा से नोट्स बनाइए, एक एक चीज लिखिए, है ना। कुछ आपको लगे कि मैंने अलग से कुछ बोल दिया तो साइड नोट्स में लिख लीजिए उससे। ओके, चलो आगे बढ़े। अब और ऐसी सीरीज ऑफ क्वेश्चन लेते चलते हैं हम लोग, और एक ऑल ऑफ सडन, मतलब ऑल ऑफ सडन नहीं, एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, जितने भी मिसकंसेप्शन हो गए। अब नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन लिया, अब मैंने क्या किया, एक रॉड लिया, फिर से लेंथ एल ले ली, और इस टेम्परेचर पे इसकी लेंथ एल होनी चाहिए तो एल है, और मैंने बस क्या किया, दोनों तरफ एक रिजिड वॉल बना दिया। अब मैंने कहा कि इस रॉड की टेम्परेचर को मैं डेल्टा टी से बढ़ा देता हूँ। सो इफ टेम्परेचर ऑफ रॉड इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा टी, मैंने बढ़ा दिया। अब मैंने पूछा बताओ स्ट्रेन एंड स्ट्रेस कितनी है। अच्छा, स्ट्रेन एंड स्ट्रेस कितनी है। अच्छा, इस टेम्परेचर को आपने बढ़ा दिया, तो नए टेम्परेचर T प्लस डेल्टा टी पे इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए रॉड की। आपको नेचुरल लेंथ ऑफ रॉड शुड बी L प्लस L अल्फा डेल्टा टी, इतनी होनी चाहिए। आई होप आपने थर्मल एक्सपेंशन पढ़ लिया है। इफ आप नहीं पढ़े हो, ठीक है, तो इसको मान के चलो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, नेचुरल लेंथ ऑफ रॉड क्या होनी चाहिए, L प्लस L अल्फा डेल्टा टी होनी चाहिए उस टेम्परेचर पे। क्या ये लेंथ अक्वायर कर पाएगा ये रॉड, नहीं, ये तो आगे बढ़ी, दोनों तरफ से बढ़ ही नहीं पाएगा, वॉल है, रिजिड वॉल है, इसको आगे बढ़ने ही नहीं देगा। इसका मतलब इस रॉड की लेंथ एल ही रह जाएगी। हाँ, होनी कितनी चाहिए इंक्रीज टेम्परेचर पे, इतनी होनी चाहिए, रह कितनी गई, एल ही रह गई। तो क्या यहाँ पे स्ट्रेन आया, हाँ आया। आप वो अलग नहीं सोचते, ऐसे कुछ बच्चे ऐसे सोचते हैं कि टेम्परेचर टी पे लेंथ एल है, टी प्लस डेल्टा टी पे भी इसकी लेंथ एल ही है, सर लेंथ चेंज नहीं हुआ इसलिए स्ट्रेन 0। गलत है, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कॉन्सेप्ट समझिए कि जब आपने टी प्लस डेल्टा टी पे लेंथ कितनी होनी चाहिए, एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी, और उसी टेम्परेचर पे कितनी रह गई लेंथ, एल ही रह गई, तो क्या लेंथ कम रह गया, हाँ रह गया, जितनी होनी चाहिए उससे कम है, इसका मतलब स्ट्रेन है। तो स्ट्रेन कितनी होगी, इन दोनों का डिफरेंस, तो लिख दिया इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, इतनी होनी चाहिए इतनी रह गई, तो कितनी कम रह गई, तो एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी कम रहेगी, तो ऊपर में एल अल्फा डेल्टा टी रख दिया, अपॉन उस गिवन टेम्परेचर पे जो नेचुरल लेंथ होनी चाहिए उसे नीचे लिखना चाहिए। तो आप कहोगे सर आप तो एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी लिखना चाहिए, बिल्कुल लिखना चाहिए, ठीक है, लेकिन आपने एल क्यों लिखा, कि आप जब थर्मल एक्सपेंशन पढ़ते हैं, अच्छा मान लो किसी का थर्मल एक्सपेंशन नहीं हुआ है तो प्लीज इस पार्ट को दिमाग में रख लेंगे या नोट्स में लिख के रख देंगे, और जब थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा फिर इस पे आ जाएंगे, याद करें, अरे हाँ सर ने पढ़ाया था, उसको फिर से डिस्कस कर लेंगे आप,
है ना, देख लेंगे इसको। चलो ये मैं क्या बात कर रहा था, इतने से कम हो गई अपॉन उस टेम्परेचर पे जो लेंथ होनी चाहिए वो लिखनी चाहिए थी। यहाँ पे क्या लेंथ लिखनी चाहिए थी, एल प्लस एल अल्फा डेल्टा टी लिखनी चाहिए थी। मैंने एल क्यों लिखा, आप कहोगे सर हमने पढ़ा है अल्फा की वैल्यू तो 10⁻⁵ -6 ऐसे कुछ होता है। तो आप L मान लो 1 मीटर है, इसमें 10⁻⁵ लेंथ 1 मीटर है, ये 10⁻⁵ है, टेम्परेचर कितना चेंज कर लो, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, क्या ये नेग्लिजिबल नहीं होगा L से, है ना। L मान लो 1 है तो ये 0.001 आएगा, तो 1 प्लस 0.001 1 ही रहने दो ना। तो मैंने इसलिए यहाँ पे अप्रोक्सीमेट करके L लिखा। ओके, यहाँ पे क्या लिख दिया, L लिख दिया। एक्यूरेटली लिखना तो क्या लिखते, L प्लस एल अल्फा डेल्टा टी। उसके बाद करते सॉल्व, पता चलता है अरे यार आंसर तो वही आ गया, क्यों इतना टेंशन ले लिया लाइफ में। 1 से डिवाइड करो या 1.0003 से डिवाइड करो, लगभग बराबर आ जाएगा, है ना। तो आपको सर चल रहे हैं, ये सही है। तो मैंने L और L को कट कर दिया, ये आ गया अल्फा डेल्टा टी। ऐसे भी जैसे ही आप इंजीनियरिंग में जाते हैं या अप्लाइड साइंस में आते हैं, यू हैव टू एडजस्ट द वैल्यू, यू हैव टू डू द अप्रोक्सीमेशन। ओके, तो ये तो करना ही पड़ता है। ओके, तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। आप एल एल कैंसिल हो गया, अल्फा डेल्टा टी, स्ट्रेन की वैल्यू आ गई। अच्छा, स्ट्रेन आ गया तो स्ट्रेस आ जाएगा। यस, स्ट्रेस क्या पढ़ा हम लोगों ने, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, बस यंग्स मॉडुलस से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो स्ट्रेस क्या होगी, वाई अल्फा डेल्टा टी, स्ट्रेन में वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, स्ट्रेन आ गई। अच्छा, स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेस आ गया, इसका मतलब अंदर में फोर्स है, अंदर में रिस्टोरिंग फोर्स होगा, हाँ होगा, अंदर में क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स होगा, श्योर है, 100% श्योर है। चलिए बढ़िया है। अच्छा, स्ट्रेन आ गया, इसका मतलब आप ये भी कर सकते हैं सर एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स है। स्ट्रेन आ गया तो आप ये कह सकते हो कि एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स है। भाई कहां से आ गया, अच्छा देखते हैं, यहाँ पे जितनी लेंथ होनी चाहिए उससे कम रह गई ना, इसका मतलब एक्सटर्नल कंप्रेसिव फोर्स है, मतलब दोनों तरफ से रॉड को अंदर की तरफ फोर्स लगाया जा रहा है, अंदर की तरफ फोर्स लगाया जा रहा है। कौन लगाएगा, ऑब्वियसली वॉल लगाएगा, है ना। ये वॉल इस रॉड पे, राइट साइड का वॉल लेफ्ट साइड में फोर्स लगाएगा, लेफ्ट साइड का वॉल इस पे राइट साइड में फोर्स लगाएगा। अच्छा, मैंने दोनों तरफ फोर्स इक्वल क्यों लिख दिया, आप जानते हैं इस रॉड की एक्सेलरेशन क्या होगी, 0 होगी, है ना। एक्सेलरेशन 0 होगी तो दोनों साइड का फोर्स इक्वल अपोजिट होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। ओके, अच्छा ये भी याद करो, जब दोनों साइड का फोर्स इक्वल अपोजिट हो जाता है ऐसा, है ना, तो आपका तो अंदर का जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो F के इक्वल ही होता है। ये बहुत बार कर चुके हैं, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। इस केस में पूछा जाता है रिस्टोरिंग फोर्स क्या है, F ही है। तो मैं स्ट्रेस को लिख सकता हूँ रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। यस, रिस्टोरिंग फोर्स इसमें क्या हो जाएगा, F ही हो जाएगा। तो F अपॉन एरिया इज इक्वल टू स्ट्रेस, और स्ट्रेस की वैल्यू यहाँ निकाली थी, क्या थी, y अल्फा डेल्टा टी, वो रख दिया। तो F की वैल्यू क्या लिख दोगे, a इंटू ये, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, y a अल्फा डेल्टा टी। तो आप कहोगे इस रॉड पे दोनों वॉल कितनी फोर्स लगा रही, इतनी फोर्स लगा रही है। राइट साइड का वॉल लेफ्ट में, लेफ्ट साइड का वॉल राइट में, ऐसा अंदर की तरफ कंप्रेस कर रहा है ना। इसकी लेंथ बढ़ने की टेंडेंसी, तो बढ़ने नहीं दिया, धक्का देके रखा है वॉल ने। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, स्ट्रेस आ सकता है, स्ट्रेन आ सकता है, वॉल का फोर्स आ सकता है। ओके, चलो आगे बढ़े हम लोग, बिल्कुल। अच्छा, ये जो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है, आप नाम रखोगे तो क्या लिखोगे, नॉर्मल फोर्स रख दोगे ना, नॉर्मल फोर्स। ऐसे क्या इसमें फ्रिक्शन एक्शन के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। नॉर्मल फोर्स आ गया तो फ्रिक्शन एक्शन के सारे के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, इन सब का भी ध्यान रखेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। पीछे वाले क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन था इसको सॉल्व करने के एक और तरीका हो सकता है। ये तो सॉल्व मैंने इसलिए क्या, फीलिंग आ गई, हाँ ऐसा होना चाहिए, सही बोल रहे हो सर। इसके बाद वाला जो मैं कर रहा हूँ वो जल्दी से सॉल्व करेगा हमारे क्वेश्चंस को, ऐसे ही है, यही चीज करेंगे, बस जल्दी सॉल्व कर देगा, पता नहीं क्यों। करें, करते हैं। और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में ये जो अल्टरनेटिव मेथड मैं बताऊंगा वो थोड़ा ज्यादा आसान रहेगा, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, मतलब आप ऐसे भी कर सकते हो वैसे भी कर सकते हो। मेरे जैसे स्टूडेंट रहो आप तो मैं तो दोनों से करूंगा, प्रैक्टिस करनी है, बस टेस्ट या एग्जाम में कोई एक तरह से कर लूंगा, ठीक है। चलिए अभी अल्टरनेटिव वे करते हैं। ऑब्वियसली इस रॉड की लेंथ बढ़नी चाहिए थी, बढ़ी नहीं, क्यों नहीं बढ़ी, आप कहोगे थर्मल एक्सपेंशन के कारण बढ़ना चाहिए था, बढ़ी नहीं, इसका मतलब ये दोनों वॉल दोनों तरफ से अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, तभी ऐसा हुआ होगा। ओके,
अच्छा, ये जो फोर्स है एक्सटर्नल फोर्स, इसके कारण इस रॉड की लेंथ कम होनी चाहिए, हाँ, और थर्मल एक्सपेंशन के कारण बढ़नी चाहिए, बिल्कुल बढ़नी चाहिए। तो दोनों का मैं नेट कर दूं तो जीरो हो जाएगा, एक के कारण बढ़नी चाहिए, एक के कारण कम होनी चाहिए। ये दोनों वॉल के फोर्स के कारण कम होनी चाहिए, उसको मैंने माइनस में लिख दूंगा, और थर्मल एक्सपेंशन के कारण बढ़नी चाहिए, उसे प्लस में लिख दूंगा, और दोनों का सम मैं जीरो लिख दूंगा। ओके, चलो पहले हम लोग देखते हैं वॉल जो है उसके कारण कितनी कम होनी चाहिए। ठीक है, तो करते हैं। तो मैंने लिख दिया, ये क्या है भाई, अच्छा मैंने यहाँ पे सिंबल उल्टा पुल्टा कर दिया। ठीक है, अब ध्यान से, ये स्ट्रेस, यहाँ मैंने स्ट्रेन का सिंबल लगा दिया, सिंबल का कोई मतलब नहीं है, ऐसे बोलो स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की जगह क्या लिख दोगे, आप जानते हो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स एफ ही रह जाता, तो एफ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू वाई इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या बोलोगे, इस फोर्स के कारण मान लो इसकी लेंथ कम हो जानी चाहिए थी, तो कितनी हो जानी चाहिए, तो डेल्टा x1 हो जानी चाहिए थी, तो मैंने लिख दिया डेल्टा x1 अपॉन इसकी लेंथ क्या है l, लिख दिया ये वाला। चलिए, तो डेल्टा x1 की वैल्यू क्या होती है, रीअरेंज कर लिया, तो एफ एल अपॉन वाई है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स जो वॉल लगा रहा है इस रॉड पे दोनों तरफ से, उसके कारण इस रॉड की लेंथ इतने से कम होनी चाहिए। ओके, एंड थर्मल एक्सपेंशन के कारण कितने से बढ़ जानी चाहिए थी, एल अल्फा डेल्टा टी, तो इतने से बढ़ जानी चाहिए थी और इतनी कम हो जानी चाहिए थी, और दोनों का सम क्या हो जाना चाहिए, जीरो। क्यों होना चाहिए जीरो, क्योंकि इसकी लेंथ फाइनली बढ़ी नहीं, मतलब जितना ये बढ़ाना चाह रहा है उतना ही ये कम कराना चाह रहा है। हमने लिख दिया एल अल्फा डेल्टा टी माइनस एफ एल बाय वाई ए इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो समझ में आ गया, इक्वेट कर लिया, इसको उधर ले गए, एल एल कैंसिल हो गया, एफ की वैल्यू आ गई, क्या आ गई यहाँ पे, वाई ए अल्फा डेल्टा टी, वाई ए अल्फा डेल्टा टी, पहले फोर्स आ गया, पीछे वाले मेथड में सबसे लास्ट में फोर्स आ रहा था, वाई ए अल्फा डेल्टा टी, सेम ही है लेकिन, है ना, सेम ही है। ठीक है, तो ये आ गया मुझे इस तरह से। अब मुझे रिस्टोरिंग फोर्स पूछा जाता है, आप जानते हैं इस केस में रिस्टोरिंग फोर्स एफ के इक्वल ही हो जाता है, एफ लिख दिया और उसकी वैल्यू भी होगी वाई ए अल्फा डेल्टा टी। हम लोग जानते हैं स्ट्रेस क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, तो आपको रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया कर दो, ए कैंसिल हो जाता, क्या जाता, वाई अल्फा डेल्टा टी। देखो स्ट्रेस वहां पे भी क्या आया था, वाई अल्फा डेल्टा टी आई थी, यहाँ पे वही आ गई। अब स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, यहाँ पे चेंज कर लेना है ना, ये गड़बड़ है, मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लिखना चाहिए, ये वाला नीचे सब सही है, ये मैंने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया, चेंज कर लेना नोट्स में। चलो सिग्मा क्या लिख देते, वाई अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू वाई इंटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेन आ जाएगा, हाँ वाई वाई कैंसिल हो जाता, स्ट्रेन की वैल्यू आ जाती अल्फा डेल्टा टी। देखो सब आ गया, बिल्कुल आ गया, वहां पे ये सबसे एंड में आया, वहां पे सबसे पहले आया था, बस मैंने रिवर्स कर दिया। ओके, समझ में आ गई, ये दोनों मेथड आपको आना चाहिए, आपको दोनों मेथड से सॉल्व करना आना चाहिए, और आगे कोई भी क्वेश्चन करो तो दोनों मेथड से करो आप, बट एग्जाम में या टेस्ट में ऑब्वियसली एक मेथड यूज किया करो। आगे बढ़े, फिर से नोट्स बना लीजिए, नोट्स लिख लीजिए रुक के, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं तो आगे बढ़ जाता हूँ, आप पॉज कर लेंगे वीडियो को और फिर करेंगे। अब ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने क्या किया, दोनों साइड तो वॉल लगा दिया, रिजिड वॉल, बीच में अब दो रॉड लगा दिया, दोनों रॉड की जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो मैंने सेम ले ली, ए एंड ए, इसका यंग्स मॉडुलस y1 अल्फा 1 क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इस रॉड की लेंथ L1 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। उसी तरह यंग्स मॉडुलस इस रॉड की y2, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा 2, इसकी लेंथ L2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। फिर से मैंने कहा, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ रॉड्स बाय डेल्टा T, ओके, आपको बताना है, अच्छा इन दोनों रॉड का जो जंक्शन पॉइंट है वो P लिख दिया मैंने, तो आपको बताना है P की कितनी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी या P कितने से शिफ्ट हो जाएगा। ओके, समझ में आया। अब मैंने जो दूसरा मेथड था उससे बनाता हूँ, तो मान लेते हैं ये जो P है राइट साइड में शिफ्ट हो गया X से, राइट साइड में शिफ्ट हो गया X से, तो ऊपर वाले पहले वाले रॉड की लेंथ कितने से एक्चुअली में बढ़ गई है, X से बढ़ गई है, कितने से बढ़ गई, X से बढ़ गई है। अच्छा ये जो वॉल है इस पे, इस रॉड पे राइट की तरफ फोर्स लगाएगा, ये जो वॉल है इस पे लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाएगा, इस जंक्शन पे ये वाला जो रॉड है राइट वाला रॉड लेफ्ट वाले रॉड पे लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाएगा, और ये वाला रॉड फर्स्ट रॉड सेकेंड रॉड पे राइट की तरफ फोर्स लगाएगा, और सब जगह फोर्स एफ 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 ही रहेगा, है ना, क्लियर है आपको। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन जीरो है, थ्रू आउट द टेंशन सेम ही होना चाहिए, है ना, लॉज ऑफ मोशन पढ़ा इस चैप्टर में बहुत बार पढ़ लिया, ठीक है, तो थ्रू आउट जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो एफ ही रह जाएगा। ओके,
चलिए एक्सपेंशन के कारण, लीनियर एक्सपेंशन के कारण, थर्मल एक्सपेंशन के कारण इसकी लेंथ कितने से बढ़ जानी चाहिए थी फर्स्ट रॉड की, लिख देंगे L1 अल्फा 1 डेल्टा टी। अच्छा ये एक्सटर्नल फोर्स जो F है, ये जो एक्सटर्नल कंप्रेसिव फोर्स F है उसके कारण कितनी कम हो जानी चाहिए, तो आप लिखेंगे F L1 अपॉन Y1A। अब मैं ये डायरेक्ट लिख दिया, ये स्टेप देखो यहाँ से मुझे इस क्वेश्चन में ये आ गया था ना कितने से कम हो जानी चाहिए थी, इसको मैं डायरेक्ट अब यूज कर लेता हूँ, वरना आपको नहीं समझ में आ रही थी, ये पूरा कर लीजिए, आप इतना पूरा कर लीजिए, ठीक है। तो वही लिख देता मैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू स्ट्रेन इनटू यंग्स मॉडुलस और F अपॉन A ये लिख देता, फिर वही आ जाता FL अपॉन Y, ओके। यहाँ पे लिख लेते हैं भाई। तो ये जो कंप्रेसिव फोर्स है दोनों साइड से इस रॉड पे FF है ना, देखो मैं बीच में फोर्स नहीं दिखा रहा हूँ, कंप्रेसिव फोर्स यहाँ भी है, ये जो सेकेंड रॉड है फर्स्ट रॉड पे लेफ्ट साइड में फोर्स F लगा रही है, वो दोनों साइड से फर्स्ट रॉड पे फोर्स लग रही है अंदर की तरफ, उसके कारण कितना कंप्रेशन हो जाना चाहिए, तो F L1 अपॉन Y1 इंटू A, ओके। और इन दोनों का नेट क्या हो जाना चाहिए, X। चलिए अब आते हैं सेकेंड रॉड पे। सेकेंड रॉड की जो लेंथ है नेट कितने से कम हो जाएगी, X से कम हो जाएगी, है ना। ये PF राइट साइड X चल चुका है, तो दूसरी जो रॉड है उसकी लेंथ नेट कितने से कम हो गई, X से कम हो गई, ओके। नेट कितनी कम हुई है, X से कम हो गई, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा इसकी लेंथ को कौन कम करेगा, ये एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स F यहाँ से वॉल लगाएगा, और रॉड 1 इस रॉड 2 पे इधर इस साइड फोर्स F लगाएगा। तो इस सेकेंड रॉड पे दोनों तरफ से, एक तरफ से वॉल फोर्स लगा रहा है, एक तरफ से रॉड 1 फोर्स लगा रहा है अंदर की तरफ, तो इन दोनों फोर्स के कारण कितना कम होता, तो FL अपॉन Y, वही लिख दिया F, लेंथ क्या है L2 अपॉन इसकी यंग्स मॉडुलस Y2 अपॉन A, इतने से कम होना चाहिए था। अच्छा टेम्परेचर बढ़ने के कारण बढ़ना चाहिए था, कितने से बढ़ना चाहिए था, L2 अल्फा 2 डेल्टा T, तो ये लिखिए इतने से कम होना चाहिए था, इतने से बढ़ना चाहिए, तो ये माइनस ये से आप कम कर देंगे, कितने से कम हो जाएगी, X से, दिख रहा है आपको X से कम हो जा रही है, इजंट इट। अब हमारे पास इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन 2 आ गया, और इस इक्वेशन में दो ही अननोन है हमारे लिए, एक F अननोन है, दूसरा X अननोन है। क्या आप दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मान लो X निकालना, मैंने X पूछ लिया था इसमें, सिर्फ X, क्या आप X निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। F को गायब कर दो, गायब करने के लिए क्या किया मैंने, पहले क्वेश्चन में L2 अपॉन Y2 से मल्टीप्लाई कर दिया पहले इक्वेशन में, और दूसरे इक्वेशन में L1 अपॉन Y1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों को जोड़ दिया, ये दोनों कट हो जाएगा, F गायब हो जाएगा, और आपको X की वैल्यू भी आ जाएगी। आप रोक के, इसके बाद रोक के आप खुद से सॉल्व करो इसको, है ना, और कैंसिल करो, और आपको इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा। मैंने जानबूझ के सजा के इस फॉर्म में लिख दिया, देखो कितना बढ़िया फॉर्म है, Y1 अल्फा 1 माइनस Y2 अल्फा 2 अपॉन Y1 अपॉन L1 प्लस Y2 अपॉन L2 होल ब्रैकेट डेल्टा T। बड़ा मजेदार रिजल्ट आया है ना, सिमेट्रिकल रिजल्ट है। अच्छा इसमें कहेंगे X राइट में कब जाएगा, X राइट में ही कब जाएगा, जब Y1 अल्फा 1 की जो वैल्यू होगी, इसका प्रोडक्ट होगा Y2 अल्फा 2 से बड़ा होगा, तब ये राइट में जाएगा। सिर्फ Y से नहीं डिफाइन होगा, Y1 अल्फा 1 का जो प्रोडक्ट होगा वो डिफाइन करेगा कि ये राइट में जाएगा या लेफ्ट में जाएगा। मान लो जेई में आपको ये, मान लो आपने किया, ये तो याद रह जाता बहुतों को, तो आपको जेई में पूछा जाता सीधे डायरेक्ट ही वैल्यू वैल्यू दे देता, बताता P राइट में जाएगा लेफ्ट में जाएगा, तो क्या चेक कर लेते, y इंटू अल्फा इस रॉड का प्रोडक्ट निकाल लेते, y इंटू अल्फा इस रॉड का प्रोडक्ट निकालते, जिसका ज्यादा होता ठीक है उसकी इलॉन्गेशन नेट होती, जैसे y1 अल्फा 1 की वैल्यू ज्यादा हो जाती है y2 अल्फा 2 से, तो ये जो पॉइंट P है वो राइट में खिसक जाता। सपोज y2 अल्फा 2 ज्यादा हो जाता y1 अल्फा 1 से, अब क्या करते, ये P किधर चल जाता है, लेफ्ट में चला जाता है ना। तो डायरेक्ट भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हो गया, चले आगे बढ़े हम लोग। ये इस क्वेश्चन में तो ज्यादातर लोगों की जान निकल जाती है इस सॉल्व करने के लिए, बहुत बहुत सिंपल है, आपको जो कॉन्सेप्ट सिखाया वही इस कॉन्सेप्ट लगाना है, बस बड़े आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो क्या है भाई क्वेश्चन, फिर से रिजिड वॉल दोनों तरफ लगा दिया, बीच में रॉड लगा दिया, इस रॉड में एक स्प्रिंग लगा दी है, और स्प्रिंग की स्प्रिंग कांस्टेंट K लिख दी, ये रॉड का यंग्स मॉडुलस A है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, L लेंथ है, और इसकी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इस रॉड की अल्फा है। अब मैंने फिर से कहा इस रॉड का टेम्परेचर जो है मैंने डेल्टा T से बढ़ा दिया, फाइंड द शिफ्ट इन अ पॉइंट P। पॉइंट P क्या है, इस रॉड एंड इस स्प्रिंग का जंक्शन पॉइंट है, ठीक है, उस जंक्शन पॉइंट पे कितनी शिफ्ट हो जाएगी वो पता करना है, ठीक है, कर लेते हैं पता, बिल्कुल। फिर से समझ जाते हैं कि ऑब्वियसली टेम्परेचर वाइज की लेंथ बढ़नी चाहिए थी,
तो ये वॉल इसको कंप्रेस करेगा अंदर की तरफ दोनों तरफ से, और बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होने वाला है तो इस रॉड पे लेफ्ट साइड में वॉल फोर्स F अंदर लगाएगा और ये स्प्रिंग इस पे F फोर्स इधर से लगाएगी। ओके, तो ऑब्वियसली इस रॉड पे जो F दोनों तरफ से कंप्रेसिव फोर्स है उसके कारण इसकी लेंथ क्या हो जानी चाहिए थी, कम हो जानी चाहिए थी, है ना, ठीक है। और एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन, टेम्परेचर के कारण इसकी लेंथ बढ़ जानी चाहिए थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो मान लेते हैं ये पॉइंट P जो है राइट साइड में X से खिसक गया, मान लेते हैं ऐसा, X से राइट साइड में खिसक गया। तो रॉड के लिए हम लोग X की वैल्यू लिखते हैं, तो X से बढ़ गया है रॉड का लेंथ, तो मैं लिखता L अल्फा डेल्टा T से बढ़ना चाहिए था, FL अपॉन Y से कम होना चाहिए था, तो ये माइनस ये शुड बी इक्वल टू X। पहला इक्वेशन समझ में आ गया? यस। अब दूसरा इक्वेशन बड़ा आसान है। इसमें स्प्रिंग में देखो, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे थी, ये जो P पॉइंट इफ X से लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा X से, तो इस रॉड की लेंथ कितने से कम हो गई? X से कम हो गई। नेचुरल लेंथ से कितना कम हो गया? X से। तो ये स्प्रिंग में कितनी रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हो जाएगी? F इज इक्वल टू kx। F की वैल्यू क्या आ जाएगी? kx। ये तो पता होता है स्प्रिंग में। मान लो स्प्रिंग की लेंथ आपने X से कम कर दी तो स्प्रिंग अपने दोनों एंड पे फोर्स लगाने लगता है कितना? kx। तो kx हो गई। बस हम लोगों को F इज इक्वल टू kx पता है, x की वैल्यू L अल्फा डेल्टा T माइनस FL अपॉन Y पता है, यहाँ पे F की जगह kx पुट कर दो यहाँ पे, और x अननोन है, निकल जाएगा, हमें x की वैल्यू आ गई। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? x की वैल्यू आ गई, तो x को मैंने सजा के ऐसा लिख दिया। बस ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, दोनों काम की इक्वेशन ये आ गई तो आपको ये आ जाएगा। बाद में हम क्वेश्चन ऐसे दे, 2-3 रॉड लगा दिया, 2-3 स्प्रिंग लगा दिया, सब ऐसे सॉल्व करना है आपको, ठीक है। याद रखेंगे सबको कैसे सॉल्व करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है। अंडरस्टूड? यस। अब कुछ और क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसे पूछा जाएगा कि बताओ इस रॉड में स्ट्रेन कितने की है, तो स्ट्रेन में x अपॉन लेंथ नहीं लिख देंगे, x अपॉन लेंथ नहीं लिखोगे आप स्ट्रेन, ठीक है। x अपॉन लेंथ लिखेंगे क्या इसकी स्ट्रेन? नहीं, इसकी लेंथ जो हो जानी चाहिए थी, कितनी हो जानी चाहिए थी? L प्लस L अल्फा डेल्टा T हो जानी चाहिए थी, हो गई कितनी? L प्लस x। ये जो L प्लस L अल्फा डेल्टा T माइनस L प्लस x लिखोगे वो हो जाएगी चेंज इन लेंथ अपॉन L लिखोगे तो वो आंसर होगा। वो तो बड़ा सा लंबा चौड़ा बोल दिया मैंने, आप ऐसे सोचो x आ गया, क्या आ गया? x आ गया, ठीक है। हमें क्या आ गया? x तो आ गई, तो इस x के आने से क्या फायदा होगा? क्या हम लोगों को फोर्स आ जाएगा? हाँ फोर्स आ जाएगा, यहाँ पुट कर लेंगे। Isn't it वही फोर्स दोनों तरफ से इसके लेंथ को कम कर रहा है? हाँ। क्या इस रॉड में रिस्टोरिंग फोर्स F ही होगा? होगा। तो x को पुट कर देंगे तो मुझे रिस्टोरिंग फोर्स आ गया। रिस्टोरिंग फोर्स में एरिया से डिवाइड कर दो तो स्ट्रेस आ जाएगा। स्ट्रेस क्या होती है? यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन होती है, वहां से स्ट्रेन आ जाएगा, खत्म कहानी। उल्टा सॉल्व कर लो, ज्यादा अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। आई होप ये 4 क्वेश्चन लिए बेसिकली। पहला क्वेश्चन मैंने ये लिया, दूसरा क्वेश्चन ये लिया, इसी को मैंने दूसरी तरह से सॉल्व किया, फिर मैंने बोला ऐसे सॉल्व करना आगे चल के ये सपोर्ट वाले क्वेश्चन को, और उसी कॉन्सेप्ट पे मैंने ये सॉल्व किया। इसमें भी देखो x आ गया ना आपको, मान लो आपको x आ गया, आपसे पूछा जाएगा स्ट्रेन कितनी है, स्ट्रेस कितनी है, तो x आ गया तो क्या f आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। F जैसे आ गया तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स तो F ही हो जाएगा, इस दोनों रॉड में FF हो जाएगा। रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया कर दो, स्ट्रेस हो जाएगा। कैन आई से इन दिस केस बिकॉज रिस्टोरिंग फोर्स F ही रहेगा दोनों रॉड में, दोनों की एरिया भी सेम है, तो दोनों में स्ट्रेस सेम होगा। हाँ होगा। स्ट्रेस सेम हो गया तो स्ट्रेन सेम होगा क्या? नहीं, दोनों की y तो अलग अलग है। अब क्या लिखेंगे? स्ट्रेस इज इक्वल टू y1 अपॉन स्ट्रेन, सॉरी y1 इनटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेन आ जाएगा दोनों का। ओके, ऐसे नहीं लिख देंगे x से बढ़ गया सर, x अपॉन L1 इसकी स्ट्रेन है, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। आई होप मैंने बहुत सारी बातें आपको समझा दी। अब यहाँ पे मैं लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो खत्म करते हैं। यहाँ पे बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हम लोगों ने कर लिया। रेयरली आपको कोई क्वेश्चन नया जैसा दिखेगा इसके बाद। तो जहां तक मैंने किया वहां तक आप बार बार इसको रिपीट कीजिए, कॉन्सेप्ट को देखिए। वीडियो लेक्चर से फायदा ये होता है कि आप बार बार इसको देख सकते हैं। जब भी कंफ्यूजन होगा बार बार इसको देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, फील करने की कोशिश कीजिए। एक बार फील हो गया फिर अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगता है, राइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा स्ट्रेस, मतलब ये पूरी कहानी जो चल रही थी अभी तक वो सब लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन था। अब मैं दूसरा स्ट्रेस यहाँ पे
इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, विच इज shearing stress और टेंजेंशियल स्ट्रेस। shearing stress और टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब ये होता क्या है समझते हैं। When a deforming force acting tangentially to the surface of body, देखो ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स अब लगेगा वो कैसा एक्ट करेगा, टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ बॉडी। मतलब सरफेस मान लो ऐसा है तो इस सरफेस के टेंजेंशियल, इस सरफेस के अलावा फोर्स लगेगा, और जो वो फोर्स होगा वो शेयरिंग स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस क्रिएट करेगा। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस कैसे क्रिएट होता था, ये सरफेस था, इसके परपेंडिकुलर में फोर्स लगता था। टेंजेंशियल स्ट्रेस कब आएगा, जब इस सरफेस के टेंजेंशियल में फोर्स लगाओगे। ओके चलिए इसको देखते हैं, ये तो क्लियर हो गया आपको, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस में। फिर से रीड कर लेते हैं। व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ अ बॉडी produces a change in the shape of body without changing any volume। आप ऐसे स्ट्रेस लगाओगे, स्ट्रेस वाले फोर्स लगाओगे टेंजेंशियल टू सरफेस, तो उस सरफेस या उस बॉडी का शेप तो चेंज हो जाएगा बट उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। ठीक है, शेप तो चेंज हो जाए बट वॉल्यूम चेंज नहीं होनी चाहिए। और ऐसे फोर्स लगाने के कारण जो उस बॉडी में स्ट्रेस क्रिएट होता है उस स्ट्रेस को हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस। ठीक है, मतलब फोर्स पहला सबसे इंपॉर्टेंट बात, सरफेस पे फोर्स कैसे लगाओगे, अलोंग द सरफेस। किस में, टेंजेंशियल स्ट्रेस में। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस में कैसे लगाते थे, परपेंडिकुलर टू सरफेस। ये दोनों क्लियर होना चाहिए। जब ऐसे फोर्स लगाओगे तो यहाँ पे टेंजेंशियल स्ट्रेस लगाओगे तो बॉडी का शेप चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलिए तो मैंने एक क्यूबॉइड ले लिया, इसका साइड देखो ए है, ये बी है और ये सी है। इस क्यूबॉइड का जो लोअर मोस्ट सरफेस है उसे मैंने जमीन में फिक्स कर दिया है। जमीन में क्या कर दिया, मैंने फिक्स कर दिया। लोअर सरफेस इज फिक्स्ड विद द ग्राउंड। अब मैं अपर सरफेस पे एक टेंजेंशियल फोर्स एफ लगा रहा हूं ऊपर वाले सरफेस पे। अब मैंने पूछा टेंजेंशियल स्ट्रेस बताइए। आप कहोगे सर एफ अपॉन ऊपर के सरफेस का एरिया, तो उस पर के सरफेस का एरिया क्या हो जाता है, ये साइड देखो ए हो जाता और ये साइड बी हो जाता, तो एफ अपॉन ए भी लिख देते। आपके मन में आना चाहिए सर, आप स्टार्टिंग में कह रहे थे कि स्ट्रेस तो होता है रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, अब एकाएक आप एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया लिख रहे हो, सही बात नहीं है। तो मैं आपको आगे समझाता हूँ। ये जो एफ, इस केस में भी जैसे रॉड होता था ना, रॉड के दोनों तरफ आप एफ फोर्स लगाते थे, दोनों साइड से एफ लगाते थे, तो रीस्टोरिंग फोर्स एफ ही हो जाता था। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता था, तो वहां पे तो बहुत डिटेल में पढ़े, यहाँ पे तो आपको एक फिक्स केस ही आता है। अच्छा देखो, इस पे आपने फोर्स राइट में लगाया, इस बॉडी पे राइट में फोर्स लगाया, इस बॉडी की एक्सीलरेशन क्या होगी, जीरो होगी। एक्सीलरेशन जीरो होगा, राइट, एक्सीलरेशन जीरो है। इसका मतलब कोई ना कोई इस पे लेफ्ट में फोर्स एफ लगा रहा होगा। कौन लगाएगा, ये ग्राउंड लगाएगा, है ना। ग्राउंड इस पे फ्रिक्शन के कारण लेफ्ट में फोर्स एफ लगाएगा, हो गई इसकी एक्सीलरेशन जीरो। और इस तरह से हम लोग कहेंगे यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स एफ ही आएगा। अभी भी नहीं समझा होगा कि रिस्टोरिंग फोर्स एफ ही क्यों है। अभी ये तो बहुत लोगों को समझ में आया, सर ऊपर वाले सरफेस पे एफ फोर्स सीधा लगा रहा है, ग्राउंड जो है नीचे वाले सरफेस से एफ फोर्स इधर लगा रहा है। मतलब इस क्यूबॉइड पे दो एक्सटर्नल फोर्स ऐसे लग रहे हैं और आप इसी दो एक्सटर्नल फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स जबरदस्ती का कह रहे हो। इतना मुझे समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सरफेस एरिया तो ये भी समझ में आया, हाँ जिस सरफेस के टेंजेंशियल में फोर्स लगा रहा है उस सरफेस की एरिया लिख दी मैंने यहाँ पे। ओके चलिए, अब वो जबरदस्ती की बात को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ से मान लो ये अपर मोस्ट लेयर था, ये क्या था, अपर मोस्ट लेयर था। इस पे मैंने राइट साइड में फोर्स एफ लगाया, राइट साइड में फोर्स एफ लगाया और इसकी एक्सीलरेशन क्या है, जीरो होगी, है ना। वो बॉडी तो टेढ़ा हो जाता है, सिर्फ आप देखोगे ये ऐसा टेढ़ा हो जाएगा, मैं आगे डायग्राम बनाऊंगा, टेढ़ा हो जाएगा बस ऐसा। एक्सीलरेशन नहीं होगी, ऊपर वाले सरफेस की एक्सीलरेशन नहीं होगी, है ना। सामने में वो पत्थर दिखे ना जमीन पे जो फिक्स है, उसको ऊपर से धक्का दे रहे हो तो क्या पत्थर एक्सीलरेट कर रहा है, नहीं। जब फिक्स है नीचे का सरफेस एक्सीलरेट तो करेगा नहीं, तो आपने फोर्स एफ लगाया और ऊपर वाले लेयर की एक्सीलरेशन जीरो है। ये कब पॉसिबल है, जब इसी ऊपर वाले लेयर पे कोई ना कोई लेफ्ट साइड में फोर्स लगा दे। कौन लगाएगा इस पे फोर्स, ये लगाएगा, इसके नीचे वाला सरफेस ऊपर वाले सरफेस पे लेफ्ट साइड में फोर्स लगाएगा। ये जो है फोर्स आ रहा है ये इंटरनल फोर्स है, यस, यही रिस्टोरिंग फोर्स है और लकीली ये एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल हो रहा है। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ। अच्छा, एक दो लेयर और बढ़ जाते हैं
तो ये वाले लेयर ने, मिडिल वाले लेयर ने ऊपर वाले लेयर पे किधर फोर्स लगाया, लेफ्ट साइड में फोर्स लगाया। न्यूटन स्टर्न लॉ वैलिड है, मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो ऊपर वाला लेयर नीचे वाले लेयर पे किधर फोर्स लगा देगा, राइट में लगा देगा, राइट में ऐसे लगा दिया। अच्छा, इस वाले लेयर पे अब फोर्स F राइट में लग रहा है, कौन लगा रहा है, ऊपर वाला लेयर राइट में लगा रहा है। तो क्या इसकी एक्सीलरेशन आती है, नहीं आती है ना, एक्सीलरेशन 0 होगी। इसका मतलब क्या है, इसके नीचे वाला लेयर इस पे F फोर्स लेफ्ट में लगा देगा ताकि ये फिर से इक्विलिब्रियम में रहे। इस तरह से लेफ्ट राइट नीचे होता जाता है, और इस तरह से आप देखोगे पूरे हर एक लेयर में रीस्टोरिंग फोर्स F F F F दिख रही है आपको। यहाँ पे भी दोनों तरफ रीस्टोरिंग फोर्स है, यहाँ पे दोनों तरफ रीस्टोरिंग फोर्स है। ऊपर में एक एक्सटर्नल फोर्स, ये जो दिख रहा है ना, ये एक्सटर्नल फोर्स है। बाकी हर एक लेयर में अपने आप ये फोर्सेस जनरेट हो जाते हैं, जिसको आप रीस्टोरिंग फोर्स कहेंगे, और उसी को मुझे यहाँ रखना होता है। रख दिया। अच्छा सोचिए, इस F फोर्स रखेंगे तो एक लेयर पे ऐसा सजा रहेगा या टेढ़ा हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा ये राइट में खिसक जाएगा, ये राइट में खिसक जाएगा, ये राइट में खिसक जाएगा, और टेढ़ा ऐसे होने की जगह ऐसे सरफेस बन जाएगा, नीचे वाला फिक्स रहेगा। ठीक है, चलिए ये समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हम लोग शेयर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस को कैलकुलेट करेंगे, आपसे रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। ये फेमस क्वेश्चन में बहुत जगह मुझे दिखा है, ये वाला क्वेश्चन बहुत सारे बुक्स में दिखा है, बहुत सारे कोचिंग मटेरियल में दिखा है। Assume that if a shear stress in the steel exceeds this much, means 4 into 10⁸ Newton per meter square। अच्छा, स्ट्रेस की यूनिट तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगी, यहाँ भी देखो फोर्स अपॉन एरिया आ रहा है। अब लिख दिए, ऐसा क्वेश्चन है, assume that if a shear stress in the steel exceeds 4 into 10⁸ Newton per meter square, okay, it will break। ये मैंने लाइन लिखना भूल गया, ठीक है, it will break मान लेंगे, है ना, ऐसा लिख दिया। तो it will rupture लिख दूं या rupture। अगर उस स्टील में इससे ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करोगे तो स्टील रप्चर हो जाएगी, टूट जाएगी, ऐसा ये भी कह सकते। डिटरमाइन द शेयरिंग फोर्स नेसेसरी टू पंच अ 1 centimeter diameter hole in a steel plate 0.5 centimeter thick। मतलब एक स्टील प्लेट है जिसमें मुझे 1 सेंटीमीटर डायमीटर का सर्कुलर होल बनाना है, और उस स्टील प्लेट की थिकनेस 0.5 सेंटीमीटर है, और उस स्टील के लिए शेयर स्ट्रेस गिवन है आपको 4 into 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और बच्चे सोच रहे हैं सर ये क्या क्या हो गया, तो थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, 3D में इमेजिनेशन कीजिए। मान लीजिए स्टील का प्लेट है और आपको यहाँ पे होल करना है। अच्छा, इसमें होल करना है तो आपको फोर्स किधर से लगाना है, मान लीजिए स्टील प्लेट है, आप ऊपर से फोर्स लगाएंगे। अच्छा, होल बनेगा तो वो जो सर्कुलर पार्ट होगा, सर्कुलर मान लो ये सर्कुलर है, वो नीचे की तरफ खिसकेगा। मान लो ये पूरा स्टील है और वो सर्कुलर जो पार्ट होगा, वो जो सर्कुलर पार्ट है जहाँ पे होल बनेगा, उसका जो स्टील है नीचे की तरफ खिसकेगा, ऐसे, है ना, ऐसे खिसकेगा। तो देखो इस स्टील पे जो पार्ट कट होके नीचे गिरने वाला है, उस पे फोर्स ऐसे लग रही है, इसलिए इसके चारों बगल की एरिया दिख रही है आपको, ऐसा 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 ऐसा, उसी पे तो शेयरिंग स्ट्रेस लग रहा है, उसी पे तो ये जो फोर्स लग रहा है, इजंट इट, वो किनारे वाले सरफेस के ही डायरेक्शन में नीचे है, और वो सरफेस भी उसी के अलाउंग है, सरफेस के अलाउंग ही आप वो फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे हैं, सरफेस के अलाउंग ही वो फोर्स नीचे लग रहा है। आप ये एरिया मत देखो, आप देखो यहाँ से कट हो रहा है, वो यहाँ से टूट के गिरने वाला है, राइट, ये वाले से, इस सरफेस एरिया और ये फोर्स इजंट इट इस सरफेस के पैरेलल ही है, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों के यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस काम में आता है जब आप होल बनाते हो, ठीक है। चलिए, अब हमारे लिए आसान हो गया, फोर्स लिखना है तो मुझे, आप जानते हैं स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स इनटू अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या आ जाएगा, एरिया इनटू स्ट्रेस। अब इस होल बनाने के लिए कौन सी एरिया लेनी पड़ेगी, ऊपर वाला एरिया या साइड वाला, ये वाला एरिया लेना पड़ेगा, साइड वाला एरिया। अब सर्कुलर होल बना रहे हैं तो वो जो कट होके नीचे गिरेगा, इसमें वो सिलेंड्रिकल शेप का होगा, यस। उस सिलेंड्रिकल सरफेस जो ये है, इसकी एरिया निकालना आता है, हाँ आता है। क्या होती है, ये वाला सर्कमफरेंस इनटू लेंथ मींस 2 पाई r, मान लो रेडियस इसकी r है, सर्कुलर होल की डायमीटर d है, तो रेडियस क्या हो जाएगा r, तो क्या लिखेंगे 2 पाई r इनटू थिकनेस, ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस की एरिया हो जाती है।
ये लिख दिया 2 पाई आर इंटू टी, टी थिकनेस है, इंटू स्ट्रेस। तो मैंने अब वैल्यू पुट करना 2 पाई आर की जगह, मुझे डायमीटर पता है तो रेडियस पता चल ही जाएगा। याद रखना यूनिट डायमेंशन मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ओके। और ये थिकनेस लिख दी 2 पाई आर इंटू थिकनेस इंटू स्ट्रेस। कितने से टूट जाता, इतना स्ट्रेस हो जाएगा तो टूट जाएगा, मुझे तोड़ना ही है, उतनी स्ट्रेस लिख दी, मुझे फोर्स पता चले इतना फोर्स चाहिए। अब गवर से देखो कितना ज्यादा फोर्स है रियली में, डेटा ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक ठाक डेटा लिया मैंने। तो ऑब्वियसली इतना फोर्स चाहिए, क्या क्या आप ऐसे होल बना पाओगे खुद से फिंगर से या कोई ऐसे हैंड के फोर्स लगा के? नहीं, इतनी फोर्स तो हमारा हैंड जनरेट ही नहीं कर सकता। दैट इज व्हाई वी नीड द मशीन्स। चलो ये आई होप समझ में आया। इमेजिन करने वाला क्वेश्चन रुक के बैठ के इमेजिन कीजिए और फिर आगे बढ़िए। इसको सॉल्व करने में 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा, इमेजिन करने में थोड़ा टाइम लगेगा। आगे बढ़े। चलो अब एक और एग्जांपल लेते हैं। फिर से मैंने एक सिलेंडर ले लिया, इस सिलेंडर में इस वाले एरिया पे फोर्स लेफ्ट में एफ लगा रहा हूँ, इस वाला सरफेस पे राइट में फोर्स लगा रहा हूँ। नेट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, एक्सीलरेशन 0 है। और इसके हर एक क्रॉस सेक्शनल एरिया में आपको रीस्टोरिंग फोर्स आपको एफ ही दिखेगी, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस कहो या लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का ही एक टाइप होता था टेंसाइल, जब वो खींच जाता था और उसे खींचने वाला फोर्स है तो टेंसाइल स्ट्रेस। ये तो पहले वाले पार्ट का हो गया। टेंसाइल स्ट्रेस किस पे निकालना है? ये जो मैंने अंदर में एरिया दिखाया ना, रेड कलर से शैडो बना दिया, शेड कर दिया है, उस एरिया पे आपको टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है। तो टेंसाइल स्ट्रेस में आपको जो एरिया पे, जिस सरफेस पे आपको टेंसाइल स्ट्रेस निकालना है, उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट निकालना होता है, ठीक है। तो पहला काम ये समझ में आ गया, उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपको फोर्स निकालना होता है, ठीक है, पहला काम। दूसरी बात, पहले तो ये एरिया निकालनी पड़ेगी। मैंने तो एरिया, ये वाली एरिया ए दी हुई, देखो ये वाली एरिया ए दी हुई है, मुझे ये एरिया निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ राइट में डायग्राम बना दिया, ये एरिया, और इस एरिया को मैंने लिख दिया ए डैश, और ये वाली एरिया मुझे ए गिवन है, ये वाली एरिया ए गिवन है। अब मुझे ये वाली एरिया ए गिवन है और मुझे एक्चुअली ए डैश निकालना है। Isn't it a dash का कंपोनेंट ये वाली एरिया हो जाएगी? Yes, a dash cos theta will be a. A dash cos theta will be a. कुछ बच्चे उल्टा कर देते हैं, कहते हैं सर a cos theta is a dash। एक अब ध्यान से देखो कौन सी एरिया बड़ी है, a dash बड़ी है ना। a में आप cos theta से मल्टीप्लाई करोगे तो cos theta की वैल्यू 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती ना। ऐसे भी लॉजिकली मैथमेटिकली सोचो, a cos theta is equal to a dash, कोई बच्चे ने गलती से लिख दिया, तो a एरिया है, उसमें cos थीटा की वैल्यू 1 से एक्सीड करेगी नहीं, तो a cos थीटा की वैल्यू a से ज्यादा हो नहीं सकती। और यहाँ दिख रहा है एरिया जो a डैश है वो तो a से बड़ा ही होगा, है ना, तो वो गलत है आपका, है ना। तो एरिया का कंपाउंड निकालना आप पहली बार शायद देख रहे हैं, और ये आप इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत बार करेंगे। चलिए यहाँ कर लेते हैं। तो ये एरिया a डैश था, a डैश का कंपोनेंट a हो जाएगा, तो a डैश cos थीटा इज a, तो a डैश की वैल्यू हो जाएगी a बाय cos थीटा। ये समझ में आ गया आपको, ए डैश निकाल लिया मैंने, तो ये एरिया निकल गई। पहला काम तो ये तो हर एक जगह काम में आने वाला ए डैश। चलिए दूसरा, फोर्स देखो उस एरिया पे देखिएगा, फोर्स वहां पे कौन सा, रीस्टोरिंग फोर्स राइट में लग रहा है, राइट में लग रहा है। अच्छा मुझे टेंसाइल स्ट्रेस चाहिए, तो मुझे इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट चाहिए। तो ये देखो फोर्स इधर लग रहा है और इस डायरेक्शन में मुझे फोर्स का कंपोनेंट चाहिए, तो वो हॉरिजॉन्टल से वो जो डायरेक्शन है कितनी एंगल बना रहा है, थीटा। भाई देखो मैंने फोर्स इधर है और इस डायरेक्शन से एंगल बन रहा है थीटा। फोर्स का ये कंपोनेंट क्या हो जाता है, एफ कॉस थीटा, और फोर्स का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाता है, एफ साइन थीटा। ये एफ कॉस थीटा इस सरफेस से के परपेंडिकुलर है और एफ साइन थीटा इस सरफेस के अलोंग है, ओके। चलिए अब टेंसाइल स्ट्रेस क्या हो जाता है, द फोर्स परपेंडिकुलर टू एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स का कंपोनेंट, रीस्टोरिंग फोर्स क्या है, एफ है, इसका कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर, इसका कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा, लिख दिया एफ कॉस थीटा अपॉन ए डैश की वैल्यू मैंने निकाली ए बाय कॉस थीटा, लिख दिया, सॉल्व किया तो क्या आ गया, एफ अपॉन ए कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गई टेंसाइल स्ट्रेस, उस एरिया को मैंने कंसीडर किया। तो अब शेयरिंग स्ट्रेस क्या होगा, फोर्स पैरेलल टू द सरफेस, तो इस सरफेस का पैरेलल फोर्स कौन है, एफ साइन थीटा, मैंने एफ साइन थीटा अपॉन ए डैश लिखता, ए डैश की वैल्यू क्या आई थी मुझे, ए अपॉन कॉस थीटा, ये क्या हो गया, एफ अपॉन ए साइन थीटा कॉस थीटा, ओके।
अच्छा साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा बाय 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, पढ़ा है तो वो इतनी तो पढ़ाई हो चुकी होती है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा अपॉन 2, तो इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। चलिए आगे थर्ड, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा टेंसाइल स्ट्रेस इज मैक्सिमम, मतलब थीटा वेरिएबल है बाकी सब कांस्टेंट है, राइट। तो देखो टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, एफ अपॉन ए कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की वैल्यू चेंज करोगे टेंसाइल स्ट्रेस चेंज होगा, मतलब ये एरिया को आप ऐसे से ऐसे टेढ़ा करते जाएंगे, ये टेंसाइल स्ट्रेस डिफरेंट एरिया के अलग अलग होता जाएगा, ठीक है। चलिए कॉस थीटा, तो टेंसाइल स्ट्रेस किसके लिए मैक्सिमम होगा, किस थीटा के लिए, जिस थीटा के लिए कॉस की वैल्यू ज्यादा हो, मैक्सिमम हो, है ना। कॉस 0 पे ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ना, और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है, राइट। तो टेंसाइल स्ट्रेस के लिए cos थीटा की वैल्यू, टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम होने के लिए cos थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1। वो कब होगा, जब थीटा 0 होगा, तो लिख दिया थीटा 0, आंसर हो गया थीटा 0। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाती है, f अपॉन ए। टेंसाइल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब थीटा 0 डिग्री हो, है ना, और थीटा 0 पे टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो जाती है, f बाई ए। तो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस ये होगा जब थीटा 0 होगा, मतलब ऐसा वाला एरिया लोगे तो वहां पे सबसे ज्यादा टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है। दूसरा है फोर्थ क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा शियरिंग स्ट्रेस इज मैक्सिमम, किस थीटा पे शियरिंग स्ट्रेस मैक्सिमम है। तो चलो इसको ही देख लेते हैं। एफ ए तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज करना ही नहीं है मुझे, थीटा वेरिएबल लिया है मैंने, तो शेयरिंग स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जब sin 2 थीटा मैक्सिमम हो, sin की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1। तो जब sin 2 थीटा की वैल्यू 1 हो, तो sin 2 थीटा 1 कब होगा, जब थीटा 45 डिग्री हो। तो लिख दिया थीटा 45 डिग्री पे शेयरिंग स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और वो शेयरिंग स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, f अपॉन 2a, ये भी लिख दिया, है ना। थोड़ा सा ये जो है लोग मन में सॉल्व करेंगे तो गलत कर देंगे, थीटा 45 डिग्री पे फील नहीं होगा आपको कि शेयरिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगा, बट ये होता है। ओके चलिए, ये आई गेस ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, नोट्स में लिख लीजिए, आराम से एक एक पॉइंट को समझ लीजिए। ओके चलिए आगे बढ़ें हम लोग। अब वो शेयर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस हो गया, अब वही टेंजेंशियल स्ट्रेन कर दूं या शेयर स्ट्रेन कर दूं, ये क्या होता है। अब ये देखो डायग्राम से समझाता हूँ मैं, मान लो ये क्यूब था, मैंने तो रेक्टेंगल जैसे दिख रहा है, 3D में इमेजिन करना होगा आपको। ये मान लो क्यूब है, इसके ऊपर वाले सरफेस पे F लगा रहे हो, ऑब्वियसली ग्राउंड तो फिक्स है ना, तो ये ग्राउंड इस पे लेफ्ट साइड में फोर्स F लगा ही रहा होगा। इस केस में क्या होगा कि ऊपर वाला जो सरफेस है, ऊपर वाला ऐसे था, ये सब खिसक जाएगा, पूरा पूरा स्ट्रक्चर ऐसे खिसक जाएगा, ऐसे था ऐसे हो जाएगा पूरा टेढ़ा। वही देखो मैंने रेड डॉटेड से दिखाया, ऐसा ऐसा ऐसा, मतलब पहले स्टार्टिंग में देखो ब्लैक ब्लैक ऐसा ऐसा था, जब आपने वो टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो वो ऐसा 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 पैरेललोग्राम जैसा दिख रहा है ना, पैरेललोग्राम जैसा हो गया। ओके तो आप देख सकते हैं जो अब का सरफेस है, ऊपर कोई भी एक सरफेस, किसी भी सरफेस को आप कंपेयर कर सकते हो, तो ऊपर वाले सरफेस को देखो, पहले ये सरफेस यहाँ से यहाँ तक था, अब यहाँ से यहाँ तक है। ये जो ऊपर वाला सरफेस है कितने से ट्रांसलेट कर गया है, आपको भी x से ट्रांसलेट कर देगा। पहले अपर सरफेस का लोअर लेफ्ट मोस्ट पॉइंट यहाँ पे था, अब अपर सरफेस का लेफ्ट मोस्ट पॉइंट यहाँ पे, तो ये कितने से शिफ्ट कर दिया, x से शिफ्ट हो गया। इधर भी देख सकते हो कि अपर मोस्ट सरफेस का जो राइट मोस्ट पॉइंट था वो यहाँ था, अब शिफ्ट होने के बाद यहाँ आ गया, वो कितने से शिफ्ट कर दिया, x से शिफ्ट हो गया। ओके यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, पहले लेयर ऐसे था, यहाँ से ऊपर जाता था, यहाँ तक था, अब ऐसे हो गया। अच्छा ये वाला जो लाइन था, ये जो लेफ्ट मोस्ट लाइन है बाद का और पहले का, उसमें कितने एंगल हो गए, थीटा हो गए, कितने एंगल हो गए, थीटा हो गए। तो x समझ में आ गया, थीटा समझ में आया, h तो पहले से पता है, यहाँ से जो हाइट है वो h ही है। ये तीनों चीजें मुझे समझ में आ गई डायग्राम में। अब आते हैं डेफिनेशन पे। व्हाट इज शियर स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन? इट इज डिफाइंड एज द एंगल थीटा थ्रू विच a face originally perpendicular to fixed face is turned। देखो नीचे वाला फेस फिक्स्ड है, ऊपर वाला फेस पे आपने टेंजेंशियल फोर्स लगाया, वो कितने एंगल से शिफ्ट किया, वो कितने एंगल से शिफ्ट किया था, थीटा से। तो वही लिख दिया, इट इज डिफाइंड एज द एंगल थीटा थ्रू विच अ फेस originally perpendicular to fixed face is turned। ओके कितने से शिफ्ट हो गया, कितने एंगल से, थीटा हो गया।
अच्छा थीटा क्या होती है? डायमेंशनलेस होती है, बिल्कुल होती है। तो शियर स्ट्रेन भी क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। नाउ एक और डेफिनेशन कर सकते हैं, इट इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सरफेस अंडर टेंजेंशियल एक्सटर्नल फोर्स। ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सरफेस अंडर अ टेंजेंशियल फोर्स एक्स। देखो, जो जिसपे आपने एक्सटर्नल टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी से होगी? x टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द डिस्प्लेस्ड सरफेस फ्रॉम द फिक्स्ड सरफेस। तो जो जिस सरफेस का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जिस पे आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, वो जो सरफेस है उसका फिक्स सरफेस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? वो कितनी है? h है। और x एंड h का जो रेशियो है उसी को शियर स्ट्रेन कह सकते हैं। यानी थीटा भी कह सकते हो और x अपॉन h भी कह सकते हो। सर ऐसा कैसे? थीटा x अपॉन h कैसे हो सकता है? x अपॉन h तो सर tan थीटा दिख रहा है, यस दिख रहा है। और आप जानते हो ये x तो बहुत कम होने वाला है, प्रैक्टिकली आप ये सब करते हैं तो ये x की वैल्यू क्या होने वाली? बहुत कम होने वाली है। x अपॉन h क्या हो जाएगा? tan थीटा। tan थीटा क्या होने वाला? बहुत छोटा होने वाला है। और जब थीटा बहुत स्मॉल होती है तो tan थीटा ही थीटा होती है ना? आप ये तो कैलकुलेट में कर सकते हो। tan पाई बाय 12, देखो पाई बाय 12 को इक्वल आएगा 10 पाई बाय 15, पाई बाय 15 के अप्रोक्सीमेटली सेम आ जाएगा। जितना थीटा छोटा करोगे उतना tan थीटा की वैल्यू थीटा के पास आएगी। बट थीटा को रेडियन में रखना, ओके, इसका ध्यान रखना। ओके, तो ये लिख दिया, शेयर स्ट्रेन इज इक्वल टू x अपॉन h इज इक्वल टू थीटा। ओके, और ऑब्वियसली ये डायमेंशनलेस होगी। तो ये डायग्राम में x समझ में आ रहा है, h समझ में आ रहा है और थीटा समझ में, ये डायग्राम याद रखना है आपको। और ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो अपने आप स्ट्रेस भी हो गया, स्ट्रेन भी आ गया। अब इन दोनों को कौन रिलेट करेगा? हुक्स लॉ। तो अंडर हुक्स लिमिट, ये हम लोग एंड में, बिल्कुल एंड में मैं समझाऊंगा ग्राफ बना के हुक्स लिमिट क्या है। ऐसे समझ सकते हो, हुक्स लिमिट में स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो लिख दिया यहाँ पे भी, शेयर स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, इसको लिख दिया ऐसे, शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वलिटी लगाएंगे, आपको एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाना पड़ता है। वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को मैंने एटा लिख दिया। एटा को एन की तरह लिखते हैं, एटा, ETA, एटा बोलते हैं, एटा। तो शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू एटा इनटू शेयर स्ट्रेन। ये एटा क्या है? आपको ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब आप स्ट्रेन बढ़ाओगे तो एटा बढ़ेगा क्या? नहीं। एटा कम होगा? नहीं। स्ट्रेन बढ़ाओगे तो स्ट्रेस बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन बढ़ेगा। एटा तो किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे डिपेंड करता है। मतलब स्टील के लिए एटा अलग है ना, कॉपर के लिए अलग, एक्सेट्रा। जिस अलग अलग मटेरियल के लिए एटा की वैल्यू अलग अलग होती है, वो स्ट्रेस और स्ट्रेन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है यहाँ तक? चलो, तो मैं लिख दिया एटा जो है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और इसका नाम रख दिया हम लोगों ने मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और शियर मॉडुलस, कहीं कहीं टेंजेंशियल मॉडुलस भी लिखा हुआ मिल जाता है, तो वही समझ जाएंगे आप, तीनों एक ही बात है। हो गया, ये फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला तो वैसा ही है ना लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस वाला। क्या था? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल टू y इनटू यंग्स मॉडुलस इनटू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। यहाँ क्या होगा? शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इनटू शेयर स्ट्रेन, एक ही जैसा है। चलो आगे कर दें, अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब हमारे लिए फॉर्मूला हो गया, ये शेयर स्ट्रेस अलग से पढ़ लिया, शेयर स्ट्रेन पढ़ लिया, और ये इक्वेशन, तीनों चीज को मिला देंगे, हमारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, ज्यादा तकलीफ नहीं है यहाँ पे। चलो करके देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है शेयर मॉडुलस फॉर अ मेटल इज 10,000 मेगा पास्कल। अच्छा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी बोल सकते हो, तो मेगा पास्कल। व्हाट इज मेगा? मेगा इज 10⁶, है ना? ऐसे बोलते हैं ना, केबी किलो पास, केबी किलो बाइट, है ना? किलो मीन्स 1000, मीन्स 10⁻3। फिर आते हैं एमबी, तो मेगा बाइट, मेगा मीन बाइट मीन 10⁻6 बाइट, 10⁻3 किलो, 10⁻6 मेगा। ऐसे आएगा गीगाबाइट, है ना? जीबी बोलते हैं ना, गीगाबाइट मीन्स 10⁻9। तो 10⁻3, 10⁻6, 10⁻9, ये तो हम लोग डेली यूज करते हैं आजकल, जीबी, एमबी, केबी, है ना, फाइल में। चलिए देखते हैं। शेयर मॉडुलस फॉर अ मेटल इज 10,000 मेगा पास्कल, मतलब 10,000 इंटू 10⁻6 पास्कल। Shear force of 1000 Newton is applied to the upper surface of a cube of this metal. Side of the cube is 1 meter. How far will the top surface be displaced?
अपने को पता करना है ऊपर का सरफेस कितने से डिस्प्लेस कर दिया। एक्स की वैल्यू निकाल लो, है ना, या एंगल के फॉर्म में ऑप्शन दिया है तो थीटा निकाल लो, है ना। चलो करें। तो मॉडुलस गिवन है, शेयर फोर्स गिवन है, टेंजेंशियल फोर्स 100 न्यूटन दिया है, ट्यूब गिवन है, ऊपर का सरफेस का ये ऊपर का सरफेस और फोर्स मान लो ऐसा लग रहा है, तो ऊपर की सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, क्यूब है तो 1 मीटर स्क्वायर, ए स्क्वायर लिख देते हैं ना हम लोग। चलो फोर्स अपॉन एरिया निकाल देंगे तो शेयर स्ट्रेस आ जाएगा, तो शेयर स्ट्रेस लिख दिया फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितनी थी 100, एरिया कितना आ जाता है 1 मीटर का होल स्क्वायर, तो 1 मीटर का स्क्वायर 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन निकालना है, पहले स्ट्रेस हम लोग जानते हैं क्या होती है, स्ट्रेस इज इक्वल टू एटा इंटू स्ट्रेन। अच्छा मैं सिर्फ स्ट्रेस लिख रहा हूँ, इसका मतलब टेंजेंशियल स्ट्रेस इज इक्वल टू एटा इंटू टेंजेंशियल स्ट्रेन। तो यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू मैंने निकाली, कितनी आई थी 100 रख दिया, इज इक्वल टू एटा की वैल्यू लिखी हुई थी देखो 10⁻⁴ इंटू 10⁻⁶ पास्कल, तो 10⁻10 पास्कल हो गया, या यहाँ लिख दिया 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दो, या पास्कल इंटू स्ट्रेन, कटवट हो जाएगा, स्ट्रेन की वैल्यू क्या जाएगी 10⁻⁻8, है ना, डायमेंशनलेस है तो स्ट्रेन लिख दिया 10⁻⁸। अच्छा स्ट्रेन क्या होता था, थीटा, थीटा पूछा जाता तो मैं लिख देता 10⁻⁸ रेडियन, आंसर। मतलब थीटा पूछा जाता तो क्या लिख देते 10⁻⁸ रेडियन, खत्म। अब मान लो पूछा जाएगा अपर सरफेस जो है कितने से डिस्प्लेस हो गया, तो आप जानते हो थीटा की वैल्यू क्या आती है x/h, तो x की वैल्यू क्या हो जाती है h इंटू 10⁸, और h की वैल्यू क्या होती है, h की वैल्यू ये होती है, ये होती है h, ये h क्या हो जाता है क्यूब का साइड ही हो जाता है, और क्यूब की साइड क्या लिखी है 1 मीटर, तो h की वैल्यू 1 मीटर हो जाती है, तो आंसर आ जाता 10⁻8 मीटर। बहुत कम है, देखो बहुत कम है ना। इतना फोर्स लगा दिया आपने 100 न्यूटन, तो भी ज्यादा खिसका ही नहीं है, इसलिए तो ये सारी चीजें डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व नहीं कर पाते हम लोग, बट इंपॉर्टेंट होती है। फिर से एग्जाम्पल को लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा कलेक्शन हो जाएगा आपके पास सारे वैरायटी क्वेश्चन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, two parallel and opposite forces each of magnitude 1000 Newton are applied tangentially to the upper and lower faces of cubical metal of block 1 meter on the side। बड़ा सिंपल है, एक क्यूबिकल मेटल लिया, ऊपर वाले सरफेस पे F टेंजेंशियल लगाया, नीचे वाले पे भी F टेंजेंशियल लगाया, एक में राइट लगाया एक में लेफ्ट लगाया। ये और पीछे में क्या फर्क है भाई, यहाँ पे मैं ग्राउंड लिख देता था, ग्राउंड देखो ऊपर वाला F लगाया है, इसकी एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब होता है नीचे वाला F लेफ्ट में लगा रहा है, तो बस एक ही चीज को घुमा फिरा के कहने की बात हो गई। अच्छा ये क्यूब है, उसकी साइड 1 मीटर है, आप दोनों तरफ जो फोर्स लगा रहे हो वो 1000 न्यूटन लगा रहे हो। फाइंड द एंगल ऑफ द शेयर एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अपर सरफेस रिलेटिव टू लोअर सरफेस, मतलब आपको थीटा पूछ लिया और एक्स पूछ लिया गया है, और शेयर मॉडुलस आपको गिवन है 10 गीगा पास्कल, मतलब 10 इंटू 10⁹ पास्कल, एंड पास्कल इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, आसान क्वेश्चन है। तो फोर्स पता हो गया 1000 न्यूटन, एच गिवन है 1 मीटर, एच आ जाएगी 1 मीटर, एरिया ऊपर वाले सरफेस की एरिया क्या आ जाएगी 1 मीटर स्क्वायर, है ना, क्यूब है तो ऊपर वाला सरफेस कैसा दिखेगा, स्क्वायर की तरह दिखेगा 1 मीटर स्क्वायर। चलिए स्ट्रेस निकाल लेते हैं, स्ट्रेस क्या लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया क्या हो जाती है 1000/1, 1000 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। एटा की वैल्यू गिवन है 10 गीगा पास्कल, मींस 10 इंटू 10⁹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल को लिख सकते हैं। लगा दिया, स्ट्रेस इज इक्वल टू एटा इंटू स्ट्रेन। ये स्ट्रेस कौन सी वाली है, टेंजेंशियल स्ट्रेस, ये कौन सी स्ट्रेन है, टेंजेंशियल स्ट्रेन। ऐसा नहीं लिखेंगे टेंजेंशियल स्ट्रेस इज एटा इज इक्वल टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, उन दोनों में ये रिलेशन नहीं होता है। ओके, बड़ा सिंपल सी बात है, चलिए लिख दें, तो लिख दिया स्ट्रेस इज इक्वल टू एटा इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन को थीटा लिख दूं, हाँ लिख दूं, तो क्या हो गया स्ट्रेस इज इक्वल टू एटा इंटू थीटा, तो थीटा क्या हो जाएगा स्ट्रेस अपॉन एटा, लिख दिया थीटा इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन एटा। स्ट्रेस की वैल्यू निकाल ली, हाँ 1000, एटा की वैल्यू पता है, हाँ पता है, डिवाइड कर लिया, आ गया, और ये किस में आता है रेडियन में आ जाता है, लिख दिया 10⁻⁻7 रेडियन। आई होप समझ में आ गया आपको ये बात। चलिए आगे बढ़े। ओके, अब थीटा आ गया, अपने को x भी निकालना था, आप जानते हैं थीटा इज इक्वल टू x/h, अपने को x निकालना है, x क्या हो जाता है थीटा इंटू h, थीटा की वैल्यू क्या है 10⁻⁻7, h की वैल्यू क्या है 1 मीटर। अब देखो क्यूब है तो उसका हर एक साइड तो 1 ही होता, तो ये फिक्स सरफेस से ऊपर वाले सरफेस की हाइट क्या होती है 1 ही होती, तो 1 लिख देते, तो ये हो जाती है 10⁻⁻7 मीटर, ये भी आंसर आ गया, है ना, लिख लो इसको। आगे बढ़ते हैं, आप लोग पॉज करके लिख लिया करो। नेक्स्ट एग्जांपल, अब इसमें है a horizontal metal rod of cross sectional area 1 centimeter square projects 1 centimeter from the wall। देखो ऐसे मान लो एक वॉल है,
उससे एक हॉरिजॉन्टल मेटल रॉड है जो बाहर निकला हुआ है। इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दी हुई है, ये तो शेडेड वाला 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और ये वॉल से कितना बाहर है, 1 सेंटीमीटर बाहर है। पहला लाइन समझ में आ गया डायग्राम से। दूसरा है, a 100 kg ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द एंड ऑफ द रॉड। इस रॉड के एंड वाले पॉइंट पे 100 kg का ब्लॉक सस्पेंडेड, देखो 100 kg का ब्लॉक यहाँ से सस्पेंड कर दिया मैंने। द शेयर मॉडुलस ऑफ दिस मेटल इज गिवन एज 1 into 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये गिवन आपको दे दिया। इसकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी गिवन है या शेयर मॉडुलस गिवन है। नेग्लेक्ट द मास ऑफ द रॉड, मास ऑफ रॉड को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे ताकि mg फोर्स नहीं लेना पड़े। फाइंड shear stress on the rod and the vertical deflection of the end of the rod, मतलब थीटा निकाल लो और आपको shear stress निकालना है। अब सोचिए यहाँ पे रॉड, ये जो है रॉड फिक्स है, यहाँ पे एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये 1000 kg है, तो 1000 kg के mg कितनी लगती है, 1000 न्यूटन, एंड mg लिख देते, m 100 है, g को मान लो 10, तो ये होगी 1000 न्यूटन नीचे लग रही है। अच्छा वो एरिया पे वो 1000 न्यूटन एरिया के पैरेलल लग रहा है, एरिया के अलोंग ही लग रहा है, हाँ, तो ये फोर्स इनटू ये एरिया शियर स्ट्रेस हो जाएगा। यस, तो शियर स्ट्रेस निकल गया हमारा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितनी हो जाती है 1000, एरिया लिख दिया। अच्छा एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लोगे क्या हो जाएगा, 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर रख दिया, तो ये आ गई 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये स्ट्रेस हो गई इस सरफेस की। अब मुझे थीटा निकालना है, आप जानते हैं स्ट्रेस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेन क्या होती है थीटा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, स्ट्रेस अपॉन ईटा। स्ट्रेस मैंने निकाल दिया और ईटा की वैल्यू गिवन है 10⁻10 रख दिया, तो 10⁻³ रेडियन हो गया। ओके, चलिए थीटा को क्या लिख देते हैं, x अपॉन h। अब देखो ना थीटा की वैल्यू देखो कितना कम कम आ रहा है, इसलिए tan थीटा इज अप्रोक्सीमेटली थीटा, इतना तो बहुत कम है। मैं तो कहा था π/12 की वैल्यू मतलब 0.25 के आसपास आ रही है, उसका tan करके देखो 0.25 के आसपास ही आएगा, ट्राई करो आपको मजा आएगा इसमें, ठीक है। ये तो बहुत ही कम है, इसमें तो tan थीटा मतलब एग्जैक्टली दिखने लगेगा कि थीटा के इक्वल है। मैं लिख दिया थीटा इज इक्वल टू x अपॉन h, तो x की वैल्यू हो जाती है h इंटू थीटा, लिख दिया थीटा इंटू h। h की वैल्यू क्या हो जाती है भाई, h क्या होता है देखो, ये वाला शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे h क्या हो जाता है, ये फिक्स है, फिक्स वाले से ये वाले सरफेस की जो हाइट होती वो 1 सेंटीमीटर h हो जाती, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके रख दिया। अब इस डायग्राम में h देखने की कोशिश करो, एरिया देखने की कोशिश करो, राइट, ये सब देखने की कोशिश करो और डेफिनेशन से मैच करो। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, बिल्कुल आई गेस आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा। चलो आगे बढ़े हम लोग, बिल्कुल। अब ये देखो जो दूसरा स्ट्रेस स्ट्रेन का कॉम्बिनेशन था बड़ा सिंपल था, सीधा साधा था और फटाफट खत्म हो गया। अब तीसरे में आते हैं, तीसरा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब ये क्या है भाई, व्हेन अ सॉलिड बॉडी अंडरगोज चेंज इन वॉल्यूम। देखो पीछे वाले क्वेश्चन में जो मैंने शेयर स्ट्रेस लिखा था वहां एम्फेसिस दिया था, वॉल्यूम चेंज नहीं होगी बॉडी की, यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में मैं एम्फेसिस दे रहा हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम बॉडी की चेंज होगी। आपने बचपन से पढ़ते आए हो सॉलिड की वॉल्यूम चेंज नहीं होती है, वो डे टू डे लाइफ में ऐसा दिखता है कि सॉलिड की वॉल्यूम चेंज नहीं हो रही है, आपने वहां पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा तो वहां पे वॉल्यूम चेंज होगा। बट आप देखो ये जो वॉल्यूम का चेंज होगा वो बहुत बहुत ही कम होता है, इसलिए हम लोग डे टू डे लाइफ में कर देते हैं उसकी वॉल्यूम चेंज नहीं होती है। ओके, डे टू डे लाइफ में चलिए क्या लिखा है, व्हेन अ सॉलिड बॉडी अंडरगोज अ चेंज इन वॉल्यूम विदाउट चेंज इन ज्योमेट्रिकल शेप, मतलब सॉलिड की वॉल्यूम तो चेंज होनी चाहिए बट शेप चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा हो कब सकता है, तो वो मैं आगे लिख रहा हूं, on applying the force perpendicular to every point on the surface। ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम हो सॉलिड बॉडी की बट उसकी शेप चेंज नहीं होना चाहिए। मान लो स्फेरिकल बॉडी है, तो स्फेरिकल बॉडी में बाहर से आपने फोर्स लगा दिया है तो वो स्फेरिकल ही रह जाए बट छोटा हो जाए, है ना, तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा बट शेप चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा होने के लिए दो क्राइटेरिया होती है। पहला क्राइटेरिया मैंने क्या लिखा, फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू एवरी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी, हर एक पॉइंट जो होगा बॉडी का उसके हर एक पॉइंट पे आपको फोर्स को क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। और दूसरा मैंने लिख दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन एनी स्मॉल सरफेस एरिया शुड बी प्रोपोर्शनल टू एरिया।
पहला क्राइटेरिया क्या है कि फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, कितना भी छोटा एरिया ले लो आप उस सरफेस पे, वो जो फोर्स होगा वो उस एरिया का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना, क्लियर है। तब चेंज इन वॉल्यूम होगी लेकिन शेप चेंज नहीं होगा। अच्छा, बाहर से ऐसे फोर्स लग रहे हैं चारों बगल से तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, है ना, बाहर से अंदर की तरफ। अच्छा, मान लो पुल करने वाला फोर्स बाहर से सब जगह लग रहा होगा, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। दोनों के एग्जांपल हम लोग देखेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर आपको। चलो अब क्या लिखा मैंने, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ऑब्वियसली सरफेस एरिया इन द बॉडी इज कॉल्ड एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया विल बी कॉल्ड एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अच्छा, ऐसा कभी दिखा है आपको फोर्स जो हो उस बॉडी के हर एक सरफेस के हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो, और वो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो वो सरफेस के एरिया, कोई भी छोटा छोटा सरफेस लेता जाओ उस एरिया के प्रोपोर्शनल हो? हाँ, लिक्विड ऐसा फोर्स लगाती है, प्रेशर के थ्रू जो फोर्स लिक्विड लगाती है किसी भी बॉडी पे, सॉलिड बॉडी पे, वो ऐसा ही होता है। तो ऐसा वाला केस कब दिखेगा, जब सॉलिड को आप लिक्विड में रख दो या सॉलिड को एयर में भी रखो ना, एयर भी तो एक तरह का फ्लूइड ही है ना, एयर भी एक तरह का फ्लूइड है, एयर भी तो प्रेशर लगाता ही है ना। तो एक तरह का समझो, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो होगा ये प्रेशर जैसा होगा, प्रेशर जैसा होगा, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस हम लोग क्या कह सकते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स और ऐसा वाला फोर्स पर यूनिट एरिया। और ये आपको यूजुअली कैसे क्वेश्चन में दिखेंगे, जब ऐसे रखेगा, बॉडी को आप एयर में रखे हो, उसको लिक्विड में ले जाओगे, ठीक है। तो देखो एयर में रखे तो चारों को एटमॉस्फेरिक फोर्स लग रहा है, अंदर ले जाओगे तो आप देखोगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्स्ट्रा लगने लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, है ना, HOG इनटू एरिया लगाने लगोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसमें नहीं जाते, पहले यहाँ रुक जाओ, वो ज्यादा हो जाएगा, दिमाग में जाएगा नहीं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हुए, चेंज इन वॉल्यूम हो, शेप चेंज नहीं हो। ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस के, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। ऐसा एक्सटर्नल फोर्स जो होगा बॉडी के अंदर में एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट करेगा, और वो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया विल बी कॉल्ड एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसको अब यूज करके देखते हैं। एक एग्जांपल लिया, ये एग्जांपल क्या बोला, अभी जस्ट बोला, व्हेन अ स्फीयर इज टेकन इनसाइड द वाटर, water will apply force on each point of the sphere and that will be perpendicular to the surface, and that force will be directly proportional to area also, okay, and force upon this area will be called as pressure, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अब मैं एक एग्जांपल से दिखा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, मान लो एक स्फीयर लिया, उसको एयर में ले गए, एयर में है, और उसको उसी स्फीयर को, एक छोटा सा स्फीयर मान के चलो, उसी छोटे से स्फीयर को मैंने लिक्विड में ले गया। अब जैसे ही लिक्विड में ले जाओगे तो आप जानते हो इस लिक्विड पे एक्सटर्नल फोर्स बाहर से लगना, यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण फोर्स लग रहा है, P एटमॉस्फेयर इनटू TA, P एटमॉस्फेयर इनटू TA। जब आप इसको लिक्विड के अंदर ले जाओगे तो इसके सरफेस पे जो प्रेशर होगा, लिक्विड का प्रेशर होगा, वो अलग अलग हो जाएगा। कितना हो जाएगा सरफेस पे, अब मान लो H हाइट नीचे आ गए तो H हाइट पे प्रेशर क्या हो जाएगा, P एटमॉस्फेयर प्लस रो GH, P एटमॉस्फेयर प्लस रो GH हो जाएगी, ओके। और उस प्रेशर के कारण जो फोर्स होगा इस सरफेस पे परपेंडिकुलर ही होता है ना, और वो जो फोर्स होता है वो फोर्स क्या हो जाती है, फोर्स विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, ठीक है। चलिए अब मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को डिफाइन करता हूँ, ये क्या होता है, DF अपॉन DA। DF मतलब चेंज इन फोर्स अपॉन चेंज इन एरिया। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था, ठीक है, वो एंड यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो अलग अलग हो जाएगा किसी भी गिवन एरिया में। यहाँ पे देखोगे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा तो वही लिखा DF अपॉन DA, और इसको आप क्या कह सकते हो, एक्सेस प्रेशर या लेस प्रेशर, मतलब जितनी पहले लग रही थी प्रेशर अब उससे कम लगे तो प्रेशर डेल्टा P नेगेटिव ले लेंगे उस केस में। और उल्टा हो सकता है, पहले मान लो बाहर से अंदर ले गए तो प्रेशर बढ़ जाएगा तो डेल्टा P पॉजिटिव हो जाएगी, अंदर से बाहर ले जाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा तो डेल्टा P नेगेटिव हो जाएगी, दोनों ले सकते हैं। अच्छा, बाहर से अंदर लाओगे तो डेल्टा P पॉजिटिव हो जाएगी, बाहर से फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगी। अंदर से बाहर ले जाओगे तो प्रेशर जो बाहर के सरफेस पे कम हो जाएगा और वॉल्यूम बढ़ जाएगी, वही दिखा है। यहाँ पे इतनी वॉल्यूम में अंदर ले गए तो वॉल्यूम छोटी हो गई, और यहाँ से बाहर ले जाओगे तो वॉल्यूम बढ़ हो जाएगी।
और इसी कहानी पे आता रहेगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। सिंपल लैंग्वेज में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या आ जाएगा, चेंज इन प्रेशर, डेल्टा पी। आगे बढ़े, नेक्स्ट आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये क्या हुई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम मान लो ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है, दोनों के वॉल्यूम का चेंज अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये थी, वो रख लेते। उल्टा यहां से वहां ले गए तो चेंज इन वॉल्यूम मतलब इन दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, इस केस में ये हो जाती, ठीक है, तो वो हो गई वॉल्यूम स्ट्रेन। ओके, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते। अब बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस एक ऐसा मॉडुलस है जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के लिए डिफाइंड है। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्चुअली सॉलिड, है ना, हम लोग सॉलिड पे फोकस करेंगे, बल्क मॉडुलस फॉर सॉलिड। बल्क मॉडुलस ऑफ गैस मैं आपके बता दूंगा। बल्क मॉडुलस ऑफ गैस आप पढ़ते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए प्रेशर होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए गैस का बल्क मॉडुलस गामा इनटू प्रेशर होता है। मतलब बल्क मॉडुलस ऑफ गैस विल डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ प्रोसेस, but bulk modulus of solid and liquid will not depend on the type of process. Okay, it is constant for given solid. मतलब आयरन के लिए बल्क मॉडुलस अलग, ठीक है, कॉपर के लिए अलग, एक्सेट्रा। अब फिर से मैं यहाँ लिखता, पूरे डिटेल में लिखता तो ऐसे लिखता, वॉल्यूम स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम स्ट्रेन। अब प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगाता, हटाता, तो उसकी जगह पे मैं एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाता और फिर लिखता वॉल्यूम स्ट्रेस इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस इनटू वॉल्यूम स्ट्रेन। और ये बल्क मॉडुलस इस केस में क्या हो जाता, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो जाती, ठीक है। और उसी को मैंने ऐसे डिवीजन वाले फॉर्म में लिख दिया, P इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। आपसे पूछेगा वॉल्यूम स्ट्रेन बढ़ाने से क्या होगा, बल्क मॉडुलस का क्या होगा, कहोगे कुछ नहीं होगा। बल्क मॉडुलस क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ये बढ़ाओगे तो वो बढ़ जाएगा। ओके, अच्छा, ऊपर वाला कम करोगे तो नीचे वाला कम होगा। ये B जो है ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये अलग अलग मटेरियल के लिए P की वैल्यू अलग अलग होती है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। चलिए वॉल्यूम स्ट्रेस मैंने माइनस डेल्टा पी अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन डेल्टा वी बाई बी लिख दी, मैंने चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, और डेल्टा पी था चेंज इन प्रेशर, यहाँ में मैंने माइनस साइन लगा दिया। ऐसा इसलिए लगाया कि बल्क मॉडुलस जो हम लोग लिखते हैं, ये बल्क मॉडुलस जो होता है ये हमेशा पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव होता है। अच्छा याद करो, फिर से बताओ, वॉल्यूम स्ट्रेन की यूनिट क्या होगी, यूनिटलेस। वॉल्यूम स्ट्रेस की यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सारे स्ट्रेस की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, सारे स्ट्रेन की यूनिट यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है ये। चलिए आगे बढ़े। चलिए अच्छा, बल्क मॉडुलस की यूनिट क्या हो जाती है, फिर से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल बोल दो आप इसको। यानी हर एक मॉडुलस जो अभी तक पढ़ा है आपने, तीनों मॉडुलस, तीनों की यूनिट सेम है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये छोटी छोटी बातें हम लोग डिस्कस कर ली। अच्छा, पर माइनस आ रहा था। अब बताओ, इफ डेल्टा पी पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब प्रेशर बढ़ गया, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। मतलब ये ऊपर डेल्टा पी पॉजिटिव है तो ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल्टा पी नेगेटिव हो जाएगा, तो डेल्टा वी क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए मैंने एक एक्स्ट्रा माइनस साइन लगाया, ये बताने के लिए प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगी और ये पूरा का पूरा रेशियो पॉजिटिव में आएगा। फिर भी आप प्रेशर कम करो या ज्यादा करो, ये माइनस साइन लगा दोगे तो। ओके, चलिए, नेगेटिव साइन shows that if pressure will increase, volume will decrease, obvious बात है। और बल्क मॉडुलस पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे एक माइनस, मैथमेटिकली माइनस साइन लगा दिया। चलिए अब ऐसा लिख लिया, बल्क मॉडुलस ऑफ सॉलिड विल बी ग्रेटर देन बल्क मॉडुलस लिक्विड विल बी ग्रेटर देन बल्क मॉडुलस ऑफ गैस, ऐसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैंने लिखा है बल्क मॉडुलस ऑफ गैस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ गैस। ये आप कहाँ पढ़ोगे, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे जाके। यहाँ पे मैं प्रूव करने में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये चीज आप दो बार आएगा। एक बार आपको आएगा जब आप साउंड वेव पढ़ोगे, साउंड वेव जब पढ़ेंगे तो न्यूटन्स लॉ आएगा, और वहां पे लेप्लास करेक्शन करोगे तो वहां पे देखोगे ये फिर से आएगा। तो दो जगह आएगा, तो यहाँ पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, सिर्फ देख लेते हैं। बल्क मॉडुलस ऑफ गैस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस P होती है, बल्क मॉडुलस ऑफ गैस फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस गामा इनटू P होती है। गामा क्या होती है, Cp अपॉन Cv। Cp क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है, ये सब पढ़ा हुआ है हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में, पढ़ेंगे इफ नहीं पढ़ा है तो, ठीक है। चलिए चलिए आगे करें हम लोग। नेक्स्ट आया कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द मटेरियल। व्हाट इज कंप्रेसिबिलिटी ऑफ मटेरियल, इट इज 1 अपॉन बल्क मॉडुलस। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, 1 अपॉन, एक मिनट, कंप्रेसिबिलिटी होती है 1 अपॉन बल्क मॉडुलस, ठीक है। बस
बल्क मॉडुलस किस पे डिपेंड करता था? मटेरियल पे। कंप्रेसिबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? मटेरियल पे। स्टील के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा, बस इतना। ठीक है, तो कहीं भी कंप्रेसिबिलिटी आ जाए तो आप समझ जाना 1 अपॉन बल्क मॉडुलस ऑफ दैट मटेरियल होता है, और ये मटेरियल पे डिपेंड करता है। चलिए अब एग्जांपल ले ले। यस, व्हेन अ मेटल बॉल इज प्लेस्ड इन अ वैक्यूम चैम्बर फ्रॉम अ नॉर्मल एटमॉस्फेयर। पहले वो मेटल कहाँ रखा था? नॉर्मल एटमॉस्फेयर में रखा था, अब कहाँ ले गए? वैक्यूम चैम्बर में। बताओ प्रेशर कम हुआ या ज्यादा हुआ? आपको वैसे प्रेशर तो कम हो गया। अच्छा, प्रेशर कम हुआ तो वॉल्यूम बढ़ेगी या कम होगी? वॉल्यूम बढ़ जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया। फाइंड द फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स वॉल्यूम। व्हाट इज फ्रैक्शनल चेंज इन इट्स वॉल्यूम? डेल्टा वी बाई वी, है ना? या आप कह सकते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन पूछा गया आपसे। ठीक है, आपको डेल्टा वी बाई वी पता करना है। टेक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज दिस मच, 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड बल्क मॉडुलस ऑफ मटेरियल बॉल इज दिस, 1 into 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बस डेल्टा वी अपॉन डी वी निकालनी है। हम लोग जानते हैं क्या? बी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। यस, तो डेल्टा वी बाई वी क्या हो जाएगी? इसको इधर ले जाते, बल्क मॉडुलस नीचे आ जाता, माइनस डेल्टा पी बाई पी। माइनस लिख दिया। डेल्टा पी बताओ पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव है, कम हो गया है प्रेशर। प्रेशर क्या हो गई है? कम हो चुकी है। तो प्रेशर कम हो गई है तो कितने से कम हो गई है? तो इतने से कम हो गई है। फाइनल प्रेशर जीरो है, इनिशियल प्रेशर वैक्यूम लेगा तो प्रेशर क्या हो गई? जीरो हो जाएगी। तो जीरो माइनस ये, तो माइनस में लिख दिया। देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता, अपॉन बल्क मॉडुलस की वैल्यू रख दी, सॉल्व किया, 10⁻⁻6 आ गया। तो कितनी कम की वॉल्यूम चेंज हुई? क्या है हमारी आईज इसको ऑब्जर्व कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। फ्रैक्शनल चेंज कितना कम है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर इज गिवन, मतलब 1 बाय बल्क मॉडुलस गिवन है आपको, यानी बल्क मॉडुलस गिवन है, आप कह सकते हैं यस। फाइंड द डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ 100 ml ऑफ वाटर व्हेन सब्जेक्टेड टू प्रेशर ऑफ दिस मच। मतलब आपको 100 ml वाटर को इतना एक्स्ट्रा प्रेशर लगा दिया, तो आपको बताना है कि उस वाटर में 100 ml वाटर की वॉल्यूम कितने से कम हो जाएगी, मतलब डेल्टा वी पूछा गया आपको, है ना? फिर से फॉर्मूला लिख दिया, बल्क मॉडुलस इज माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। अरेंज कर लिया इसको, तो क्या होगी? डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी इंटू वी अपॉन वी। ठीक है यहाँ तक? चलो अब यहाँ पे हम लोगों को डेल्टा वी निकालना है, तो बस वैल्यू रखते जाओ, माइनस साइन लिख दिया, डेल्टा पी। फाइंड द डिक्रीज इन वॉल्यूम, मतलब डेल्टा वी नेगेटिव आने वाली है हम लोगों को। तो डेल्टा पी कितनी थी भाई? प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर इतना लगाया 15 मेगा पास्कल, मींस 15 इंटू 10⁻6। तो लिख दिया मैंने 15 इंटू 10⁻6 पास्कल इंटू 100 ml लिख दिया, इंटू कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? 1 बाय बल्क मॉडुलस। देखो यहाँ पे 1 बाय बी आया ना, 1 बाय बी, तो 1 बाय बी की जगह यहाँ डायरेक्ट लिख दिया मैंने। ये सॉल्व किया, देखो न्यूटन पास्कल क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन से न्यूटन, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल होता है, बचता क्या? ml। देखो मैंने जानबूझ के कन्वर्ट नहीं किया इसको ml में, मीटर क्यूब में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था ये दोनों कैंसिल होने वाला है। ठीक है, तो आगे मेरी आंसर क्या? माइनस 0.75 ml। माइनस आने का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम कम हो जाएगी। कितने से कम होगी? 0.75 ml से कम हो जाएगी। इतना प्रेशर लगाया, 15 इंटू 10⁻6 पास्कल प्रेशर लगाया, कितना ज्यादा प्रेशर, तो कितने की चेंज आए? इतने की चेंज आए। तो हम लोग लिक्विड को इनकम्प्रेसिबल बोल देते हैं डे टू डे लाइफ में, तो बहुत ज्यादा गलत नहीं बोलते ना, नहीं बोलते। डे टू डे लाइफ में इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में क्राइम हो जाएगा। नेक्स्ट, बल्क मॉडुलस ऑफ रबर इज गिवन एज 9.8 इंटू 10⁻9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। To what depth should a rubber ball be taken in the lake so that its volume decreases by this much percent? वॉल्यूम डिक्रीज परसेंटेज में दिया हुआ है, मतलब डेल्टा वी बाई वी कितनी हो जाएगी? डिक्रीज हो रहा है तो माइनस 0.1% दिया हुआ है। इसको क्या लिख सकते हैं? माइनस 10⁻³ लिख सकते हैं इसको। यस, ठीक है। अब डेल्टा पी क्या हो जाता? आपने लेक के अंदर ले गए हो, तो पहले किस प्रेशर में था? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में था। बाद में प्रेशर क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच। तो कितने की चेंज हुई? रो जी एच की चेंज हुई, तो वही लिख दिया डेल्टा पी रो जी एच। अच्छा, ये प्लस में आया माइनस में आया? प्लस में आएगा क्योंकि प्रेशर बढ़ गया है, तो लिख दिया रो जी एच प्लस में। ओके, तो डेल्टा पी पता गया, ये पता हो गया हमें। ओके, हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं, बी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। सबकी वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से रख दो, है ना। अच्छा, रो जी एच डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है पता है आपको? यस, 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है डेंसिटी ऑफ वाटर। तो मैंने वही देखो P लिख दिया यहाँ पे, देख के ऊपर से बल्क मॉडुलस दिया था, लिख दिया माइनस पी डेल्टा पी। डेल्टा पी की जगह मतलब माइनस रो जी एच लिखता, तो माइनस रो की जगह क्या लिख दिया? डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज
1000 kg per meter cube into g 9.8 meter per second square h तो निकालना है तो h लिख दिया अपॉन डेल्टा v by v गिवन था माइनस 10 पावर माइनस 3 माइनस माइनस कैंसिल हो गया h की वैल्यू आ गई 100 मीटर। ओके समझ में आ रहा है ना, बड़ा आसान है ये। बल्क मॉडुलस वाले क्वेश्चंस, शेयर स्ट्रेस स्ट्रेन वाले क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं। अब आते हैं पॉइजन्स रेशियो, इसको मैंने एक सिग्मा लिख दिया। अच्छा सिग्मा मैंने रिपीट कर लिया, नोटेशंस चलेगा है ना, नोटेशन का कोई मतलब तो होता नहीं, आपको जो मर्जी हो वो नोटेशन रख लो है ना, ठीक है, म्यू रख लो ठीक है। तो पॉइजन्स रेशियो क्या है? When a longitudinal force is applied on a wire, its length increases, but the radius decreases. Obviously बात है ना, आप वायर को खींच दोगे तो वायर की लेंथ तो बढ़ जाएगी, बट उसकी रेडियस क्या होगी? कम हो जाएगी। रेडियस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है। यस, सो टू स्ट्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल फोर्स। रेडियस कम हो रहा है एंड लेंथ बढ़ रहा है, तो लेंथ के बढ़ने से एक स्ट्रेन क्रिएट होता है जिसको हम लोग कहते हैं लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, which is change in length upon original length. रेडियस के कम होने से या रेडियस के चेंज होने से एक लैटरल स्ट्रेन कहते हैं हम लोग, है ना। लैटरल स्ट्रेन मींस चेंज इन रेडियस अपॉन रेडियस, ओरिजिनल रेडियस, इसको लैटरल स्ट्रेन कहते हैं। और लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन हो जाती है पॉइजन्स रेशियो। लैटरल स्ट्रेन, अच्छा स्ट्रेन की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई भाई, लिख दे। Poisson's ratio is lateral strain upon longitudinal strain. ये कुछ कुछ उल्टा याद कर लेते हैं, वो गड़बड़ मत करना। ये क्या है? lateral strain upon longitudinal strain है, मतलब माइनस डेल्टा, माइनस साइन क्यों लगा मैं समझाता हूँ, माइनस डेल्टा आर अपॉन आर अपॉन डेल्टा आर, एल अपॉन एल, यहाँ से देख के लिख दिया। माइनस साइन क्यों लगा है? आप जानते हो लेंथ बढ़ेगी तो रेडियस कम होगी, लेंथ बढ़ेगी मींस डेल्टा एल पॉजिटिव होगा तो डेल्टा आर नेगेटिव हो जाएगा, और इस पूरे को क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। पॉइजन्स रेशियो हम लोग हमेशा पॉजिटिव में लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। माइनस साइन विल रिप्रेजेंट व्हाट? इफ लेंथ विल इंक्रीज रेडियस विल डिक्रीज, इफ लेंथ विल डिक्रीज रेडियस विल इंक्रीज एंड सो ऑन। थियोरेटिकली सिग्मा मींस पॉइजन्स रेशियो लाइज बिटवीन -1 एंड +½ ओके, बट प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू 0 से +½ होती है, ठीक है। ये तो याद कर सकते हो, प्रैक्टिकली पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू क्या होती है? 0 to +½ के बीच में होती है। अलग अलग मटेरियल के लिए पॉइजन्स रेशियो अलग है, ये भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। एल्यूमिनियम के लिए पॉइजन्स रेशियो अलग होता है, स्टील के लिए अलग होता है, राइट। कोई भी टेक्स्ट बुक देखोगे ना, जैसे एससीबी देखो, लिखा होगा पॉइजन्स रेशियो का कॉलम बना के लिखा होगा, एल्यूमिनियम के लिए अलग, इसके लिए अलग, उसके लिए अलग, है ना। पॉइजन्स रेशियो किस में डिपेंड करता है? मटेरियल पे। ओके चलिए, अब देखिए चार फॉर्मूला लिख दिया मैंने। ये चार जो है, यंग्स मॉडुलस बाय, बी से बल्क मॉडुलस, ईटा से मैंने लिखा है कोएफिशिएंट रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस, और सिग्मा याद रखना, मैं सिग्मा यूज कर लिया था लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस के लिए, बट यहाँ पे मैं सिग्मा जब लिख रहा हूँ इन चारों में, ये सिग्मा है पॉइजन्स रेशियो। तो इन चारों का ये रिलेशनशिप आपको ये याद करना होगा, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। ये चारों आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए और याद कर लीजिए। इन चारों का आपस में रिलेशन है। सिग्मा यहाँ जो लिखा हुआ है वो है पॉइजन्स रेशियो। अब कुछ क्वेश्चन कर ले। यस, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल में, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अच्छा यहाँ पे रोक लेते हैं ना, बहुत लंबा हो जाएगा, यहाँ पे रोक लेते हैं हम लोग, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे इसके, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे और एक ग्राफ बच गया है, वो दोनों का एक छोटा सा वीडियो बन जाएगा, उसको वहां पे कर लेंगे, ओके। थैंक यू। अब ध्यान से देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड और रिलेटिव में शेयर कीजिए ताकि सबको ये वीडियो मिल जाए। थैंक यू।